युगुआन शहर के बाहर सुबह का सूरज धीरे धीरे उग रहा था। एक सुंदर कोमल नयन नक्श वाला किशोर जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था, तेजी से चलते हुए एक तेज बहती नदी के किनारे पहुंचा और फिर मुड़कर बोला, अब तुम कह सकते हो, मुझसे क्या पूछना है तुम्हें। उसके पीछे दो आदमी जो भूरे कपड़े पहने हुए थे, उसका पीछा करते हुए नदी के किनारे तक आ पहुंचे थे। ये दोनों एक मोटा और एक पतला सेवक थे, जो बिना थके दौड़ते चले आए थे, जिससे साफ जाहिर था कि उनमें कुछ मार्शल ताकत थी। जैसे ही वे वीरान और सुनसान इलाके में नदी किनारे पहुंचे, उनकी आंखों में एक खतरनाक और निर्मम झलक उभर आई। तू जैसा निकम्मा तो सीधा नर्क जाकर पश्चाताप करे। तू एक अपंग है और फिर भी हमारी युवा मिस लारा पर नजर डालने की हिम्मत करता है। मर जा अब यहीं। मोटे आदमी ने गाली देते हुए कहा और पतले आदमी के साथ मिलकर काले कपड़े पहने हुए उस युवक को घेर लिया। काले वस्त्रधारी युवक का चेहरा अचानक बदल गया। क्या उन्हें उसकी जान लेने के लिए भेजा गया था? उस युवक का नाम था ध्रुव और बचपन से ही वह वायुदल के मुखिया अरिंद्र द्वारा गोद लिया गया पुत्र था, जो शहर में रह रहा था। लेकिन इस मार्शल आर्ट की दुनिया में वह जन्म से ही बंद मर्म स्थलों, ब्लॉक्ड मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से वह कभी भी मार्शल आर्ट की साधना नहीं कर सका। और भले ही वह दलपति का गोद लिया बेटा था, फिर भी उसे कभी कोई इज्जत नहीं मिली। लेकिन लारा अरिंद्र की सगी बेटी थी और इस वर्ष उसकी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वह न केवल अनुपम सौंदर्य और एक कोमल मोहक काया के साथ जन्मी थी, बल्कि वह मार्शल आर्ट की 7वीं परत में भी प्रवेश कर चुकी थी और हानबिंग संप्रदाय, जिसे कंपती बर्फ संप्रदाय भी कहा जाता है, कि एक प्रतिभाशाली शिष्या भी थी। तुम्हें मुझे मारने का हुक्म किसने दिया है? ध्रुव ने शांत स्वर में पूछा। वास्तव में उसे लारा या वायुदल की उस तथाकथित सुंदरता में जरा भी रुचि नहीं थी। तूने पूछा है तो दया करके बता देता हूं। खुद युवती लारा ने तेरी मौत का हुक्म दिया है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मर जा। मोटे आदमी ने जोर से चिल्लाया और अचानक आगे बढ़ते हुए पूरी ताकत से ध्रुव की ओर एक घूंसा मारा। ध्रुव तो साधना कर ही नहीं सकता था, इसलिए वह देख भी नहीं सका कि कब मोटे आदमी का घूंसा उसके पास आ पहुंचा। घूंसा सीधा उसके कंधे पर पड़ा। 1000 जिन, 500 किलो की ताकत के साथ, जिसने उसके कंधे की हड्डियां चकनाचूर कर दी और उसका पूरा हाथ बुरी तरह से नष्ट हो गया। वह सीधे नदी किनारे गिर पड़ा। ध्रुव के मुंह से खून का फव्वारा निकला। उसने दांत भींच लिए, लेकिन एक कराह तक नहीं निकाली। वह जुझारू था और इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ होती थी, और वह मोटा नौकर तो मार्शल आर्ट की पहली परत का सबसे कमजोर साधक था। फिर भी उसके एक ही घूंसे में ध्रुव को मौत के करीब पहुंचा दिया था। मैं मर नहीं सकता। ध्रुव की आंखों में खून उतर आया। उसने उन दोनों नौकरों को देखा जो उसकी ओर बढ़ रहे थे। वह अपने शरीर की बची खुची ताकत समेटते हुए तेजी से नदी की तेज धारा की ओर लुढ़क गया। छपाक! उसका शरीर नदी में गिर गया। नदी का बहाव बहुत तेज था और उसका शरीर बुरी तरह से घायल था, लेकिन फिर भी मरने की बजाय नदी में गिरना जीवन की एक उम्मीद थी। किनारे पर खड़े दोनों नौकर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। हमें भी नदी में कूदकर उसके पीछे जाना चाहिए। मोटा आदमी थोड़ा हिचकिचाया। हालांकि दोनों ही नौकर थे, लेकिन पतला वाला मार्शल आर्ट की दूसरी परत में था और वायुदल में उसका रुतबा मोटे वाले से कहीं अधिक था। पतले नौकर की आंखों में चमक आई। जरूरत नहीं। नदी का बहाव बहुत तेज है। अगर हम कूदे तो ढूंढ नहीं पाएंगे। तेरा घूंसा उसे बुरी तरह घायल कर चुका होगा। शायद उसकी मर्मनाड़ियां भी टूट चुकी हों। वह तो बस जान बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा है। हम नीचे की ओर जाएंगे। यकीन मान, अगर वह अभी भी जिंदा है तो उसे वहीं मार गिराएंगे। ठीक है। मोटे आदमी ने सिर हिलाया और दोनों जल्दी से नदी के साथ साथ नीचे की ओर बढ़ चले। नदी की तेज धार में ध्रुव का शरीर लगभग चेतना शून्य हो चुका था। उसकी हड्डियां टूटी हुई थीं, अंदरूनी अंग क्षतिग्रस्त थे और पूरा शरीर भयंकर पीड़ा से भरा हुआ था। मौत धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूं? ध्रुव ने दांत भींचे, परंतु दर्द इतना भयंकर था कि उसका मन और शरीर दोनों सुन्न पड़ चुके थे। तभी उसका घायल शरीर एक विशाल पत्थर से जा टकराया और खून की धार निकलकर उस पत्थर को लाल कर गई। कुछ ही देर में उसकी चेतना धुंधली होने लगी। अचानक एक गूंजती हुई तेज गर्जना ध्रुव के मस्तिष्क में गूंजी, जिसने उसकी डूबती चेतना को झकझोर कर जगा दिया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं जब उसने देखा कि उसकी छाती से नीले हरे प्रकाश की एक रहस्यमयी लहर निकल रही है।
वह रोशनी एक धुंधले से ड्रैगन की आकृति में तब्दील हो गई, एज्योर ड्रैगन मार्क, जो उसके पूरे शरीर के चारों ओर लहराते जल को रोककर उसे अपने भीतर समेटे हुए थी। ये क्या हो रहा है? उसकी नजरों के सामने एक भव्य नीला अजगर दिखाई दिया, जो उसे पानी की तेज धारा में उड़ाए लिए जा रहा था। वह एजर ड्रैगन मार्क सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं था, उसमें किसी दिव्य ऊर्जा की उपस्थिति थी। जैसे ही उस एजर ड्रैगन मार्क की शक्ति उसके शरीर में समाई, उसकी टूटी हड्डियां जुड़ने लगीं, भीतरी घाव भरने लगे और साथ ही उसके शरीर की बंद नसें एक एक करके खुलने लगी। और उसी पल ध्रुव ने पहली बार मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख दिया। यह निशान, क्या यह वही है जो वर्षों से मेरी छाती पर है? ध्रुव को वह दिन याद आया जब वह धरती पर सबसे खतरनाक हत्यारा था, लेकिन एक दुर्घटना में जान गंवाकर वह इस नई दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। और उसी दिन उसकी छाती पर यह रहस्यमयी अजगर का निशान उभरा था। उसे नहीं पता था कि यह निशान किस उद्देश्य से था, लेकिन आज जब उसकी जान पर बनाई, यह चिन्ह एक दिव्य रूप में सामने आया और न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे एक योद्धा भी बना दिया। अब वह मार्शल आर्ट की पहली परत में प्रवेश कर चुका था, जिससे उसके शरीर में 1000 जिन, यानी लगभग 500 किलो की ताकत भर गई थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। जिसे तुम सब एक निकम्मा समझते थे, अब वो तुम सबके लिए मौत बनकर लौट आया है। ध्रुव के भीतर फिर से वही आत्मविश्वास लौट आया था, जो कभी उसे किंग ऑफ किलर्स बनाता था। अब जब उसने मार्शल आर्ट में प्रवेश कर लिया था, तो वह जानता था कि उसे कोई आसानी से नहीं हरा सकता। एज्योर ड्रैगन मार्क की छाया धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई और वह फिर से ध्रुव की छाती पर निशान में बदल गई। परंतु इस बार ध्रुव को यह भी महसूस हुआ कि वह इस निशान से मानसिक रूप से जुड़ चुका है। सक्रिय हो जा। जैसे ही उसने मन में यह आदेश दिया, उसकी छाती गर्म होने लगी और एक नई ताकत उसकी नसों में दौड़ पड़ी। अब मेरी ताकत 2000 जिन है। उसने खुद को परखा और पाया कि वह अब पहले से दुगना ताकतवर हो गया है। यह वह शक्ति थी जो आमतौर पर मार्शल आर्ट की दूसरी परत के योद्धाओं में होती है। हालांकि ज्यादा देर तक इस शक्ति को संभालना संभव नहीं था, पर इतना काफी था कि वह इसका उपयोग एक त्रुप के पत्ते की तरह कर सके। शायद मेरी पिछली जिंदगी और यह एज्योर ड्रैगन मार्क का निशान किसी गहरे रहस्य से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिलहाल मुझे किनारे तक पहुंचना होगा। नदी की धारा अब धीमी पड़ चुकी थी। ध्रुव ने मौके को भांपा और एक छलांग में वह नदी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। अब उसका शरीर पहले से कहीं अधिक ताकतवर था और उसका आत्मबल फिर से जाग चुका था। और तभी नदी किनारे खड़े मोटे और दुबले नौकर की आंखें हैरत से फैल गईं। यह जिंदा कैसे बच गया? वे दोनों पूरे 1 घंटे से उसका शव बहते हुए देखने की प्रतीक्षा कर रहे थे। पर यह क्या? वह लड़का तो न सिर्फ जिंदा था, बल्कि आत्मविश्वास से लबरेज होकर सीधे उनकी ओर बढ़ रहा था। कहीं तेरी एक घूंसे की ताकत कमजोर तो नहीं हो गई मोटे? दुबले नौकर ने व्यंग्य से कहा और इशारा किया हमला करने का। इस बार मैं उसे जरूर खत्म कर दूंगा। मोटा नौकर दहाड़ते हुए ध्रुव की ओर दौड़ा, पर उसे क्या पता कि सामने खड़ा लड़का अब 2000 जिन की ताकत का मालिक है, ठीक उससे दोगुना ताकतवर। अध्याय 2। जबरदस्त प्रतिघात। ध्रुव खड़ा हुआ और उसने नदी किनारे खड़े मोटे सेवक पर नजर डाली। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मोटा और दुबला सेवक वहां उसका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन इस बार वह डर नहीं रहा था। अब वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर चुका था और जरूरत पड़ने पर मार्शल आर्ट की पहली परत की ताकत से दोगुनी ताकत दिखा सकता था। इस बार मैं उस घूंसे का हिसाब जरूर चुकाऊंगा। ध्रुव ने सामने आते मोटे आदमी को देखा, लेकिन इस बार उसका मन शांत था, पूरी तरह स्थिर। हालांकि इस दुनिया में उसके पास कोई लड़ाई का अनुभव नहीं था, लेकिन पिछले जीवन में वह एक किंग ऑफ किलर्स रह चुका था और हत्या की तकनीकों में उसने उच्च स्तर की दक्षता हासिल कर ली थी। इसलिए उस मोटे सेवक की मार्शल आर्ट से निपटना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। साले, पिछली बार किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार तू बच नहीं पाएगा। जब मोटा आदमी उसके पास पहुंचा तो जोर जोर से हंसते हुए बोला, अगर तू मुझे दादाजी कह दे तो मैं तुझे आराम से मार दूंगा। वह ध्रुव को मारने से पहले उसे नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्यवश ध्रुव ने उसकी बकवास पर कोई ध्यान नहीं दिया। जैसे ही मोटा आदमी मजाक उड़ाने में मशगूल था, ध्रुव ने मौके का फायदा उठाया और अचानक आगे बढ़ते हुए अपने पैर से उसके टखने पर वार कर दिया। मोटा आदमी अपना संतुलन खो बैठा और लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, ध्रुव ने अपने दाएं हाथ में संचित 1000 जिन की ताकत से उसकी खोपड़ी के पास जोरदार घूंसा मारा। धड़ाम!
मोटे आदमी का भारी शरीर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में हैरानी का भाव ठहर गया। मरते समय तक वह चीख भी नहीं सका। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इस जगह मरेगा, और वो भी उस बेकार लड़के के हाथों जो कभी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी नहीं कर सकता था। एक ही वार में मौत। क्या? दुबला सेवक चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका साथी एक ऐसे लड़के के हाथों मारा जा सकता है जिसे वो बेकार समझते थे। ध्रुव मजबूती से खड़ा था और अब उसकी नजर दुबले सेवक पर थी। चूंकि दुश्मन उसे मारना चाहता था, तो फिर ध्रुव भी कोई रहम नहीं बरतने वाला था। हाँ हाँ। इस समय दुबला सेवक जोर जोर से हंसा और बोला, कौन सोच सकता था कि एक बेकार लड़का मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रखेगा। ये तो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन अगर तू सोच रहा है कि तूने उस मोटे को मार दिया तो अब मुझसे भी बच जाएगा, तो तू बहुत भोला है। बच जाऊं? ध्रुव ने होठों को थोड़ा तिरछा करते हुए कहा। मुझे भागने की जरूरत ही क्या है? पतला सेवक हैरान था कि उसने अभी क्या सुना, और तुरंत जोर से हंस पड़ा। वैसे भी अब तू मुझसे बच नहीं सकता, चाहे जितनी भी कोशिश कर ले। इसलिए बेहतर होगा कि तू आसान मौत को गले लगा ले। कम से कम दर्द तो नहीं होगा। पतले सेवक ने किसी और संभावना के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति मार्शल आर्ट की दूसरी परत की थी, और वह एक मार्शल आर्ट की पहली परत के योद्धा की तुलना में दुगनी ताकत, यानी 2000 जिन जिन की शक्ति दिखा सकता था। ध्रुव, जिसे अभी तक अपशगुनी वेस्ट माना जाता था, अभी अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया था। इसलिए उसका बल किसी भी तरह उसके मुकाबले का नहीं हो सकता था। तेरा भाग्य अब खत्म हो चुका है। कहते हुए पतला सेवक तेजी से ध्रुव की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। ध्रुव की आंखों में गंभीरता थी। नील ड्रैगन चिन्ह सक्रिय हो। उसने अपने सीने पर बने नील ड्रैगन चिन्ह से मानसिक रूप से संपर्क किया। वह गर्म होने लगा, और उसी क्षण एक जबरदस्त शक्ति उसके शरीर और हड्डियों में बह गई। ध्रुव को अस्थायी रूप से मार्शल आर्ट की दूसरी परत की शक्ति प्राप्त हो गई। पिछले जीवन में वह हत्या करने में माहिर था, और यह बात इस जीवन में भी नहीं बदली थी। पतला सेवक उसके सामने पहुंचा और मुक्का मारा। ध्रुव ने तेजी से नीचे झुककर हमला चकमा दे दिया। मार्शल आर्ट में प्रवेश करने के बाद उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज हो गई थी, लेकिन फिर भी वह मुक्का उसके गाल को छूता हुआ निकल गया। अगर थोड़ा और पास होता तो उसका सिर फट सकता था। दूसरी परत की शक्ति बेहद प्रचंड थी, और वह इसे सीधा झेलने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगले ही क्षण ध्रुव ने हाथ बढ़ाकर पतले सेवक की कलाई पकड़ ली। क्या? पतले सेवक की आंखें फैल गईं और उसने दर्द से चिल्लाया। हा। उसकी कलाई टूट चुकी थी। तू 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 मार्शल आर्ट की दूसरी परत? पतला सेवक स्तब्ध था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह अपशगुनी न केवल मार्शल आर्ट में प्रवेश कर चुका है, बल्कि सीधे दूसरी परत तक पहुंच चुका है। यह कैसे संभव था? लेकिन ध्रुव ने उसकी कलाई मरोड़ दी थी, और यह स्पष्ट था कि उसकी शक्ति वास्तव में 2000 जिन तक पहुंच चुकी थी। ध्रुव ने बिना समय गंवाए अपने पैर से उस स्थान पर जबरदस्त लात मारी जो नाभि से 3 इंच नीचे था। यह स्थान एक मार्शल आर्टिस्ट की सबसे मूलभूत शक्ति का स्रोत होता है, जिसे दांतियान कहा जाता है। यह लात इतनी तेज थी कि पतला सेवक दर्द में बुरी तरह चीख पड़ा। उसका दांतियान नष्ट हो गया था, और एक ही झटके में वह एक अपशगुनी बन चुका था। दोनों की शक्ति 2000 जिन थी, लेकिन उस शक्ति के उपयोग में ध्रुव उससे कहीं अधिक निपुण था। कचकच। एक पेशेवर हत्यारे की तरह ध्रुव ने उसका गला मरोड़ दिया। वह अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में नया था, लेकिन उसने 2 सेवकों को मार डाला था, और उनमें से एक मार्शल आर्ट की दूसरी परत का था। अगर कोई इस बारे में सुनता तो शायद यकीन ही न करे। पतले सेवक का निर्जीव शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन ध्रुव का दिल पूरी तरह शांत था। अगर कोई उसे मारने की कोशिश करता तो वह उन्हें बिना दया के खत्म कर देगा, क्योंकि वह न तो सज्जन था और न ही दयालु। इस दुनिया में आने के बाद मैंने हमेशा सतर्कता बरती, किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन अब कोई मुझे मारना चाहता है। ध्रुव ने आंखें बंद की, कुछ क्षण विश्राम किया, फिर उठ खड़ा हुआ। कुछ सोचने के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि इस मार्शल आर्ट की दुनिया में किसी से भी न उलझना असंभव था, और इससे निपटने का एकमात्र तरीका था ताकतवर बनना। इस मार्शल आर्ट की दुनिया में योद्धा शक्तिशाली युद्ध कलाएं सीखते हैं, लेकिन सौभाग्यवश
वे उन्हें सही ढंग से मारने के लिए उपयोग नहीं कर पाते, जैसे वह पतला सेवक, वरना उसे मारना इतना आसान न होता। उसने दोनों शवों को उठाकर नदी में फेंक दिया और युगुआन सिटी की ओर बढ़ गया। उसे यह पुष्टि करनी थी कि क्या वास्तव में लारा ने ही उसे मारने के लिए सेवकों को भेजा था। युगुआन सिटी। दोपहर के समय ध्रुव अकेला शहर में लौटा और सीधे वायुदल की हवेली की ओर बढ़ा। टांग राज्य के एक बड़े शहर के रूप में युगुआन सिटी हमेशा मार्शल आर्टिस्टों से भरी रहती थी। इस तरह के प्रमुख शहरों में कई सम्मानित कुल होते थे, जो विभिन्न बड़े संप्रदायों को नए योद्धा प्रदान करते रहते थे। ये एक जीवंत शहर था, जिसकी आबादी लाखों में थी। वायुदल इस शहर के 4 बड़े कुलों में से एक था, और बाकी 3 भी किसी से कम नहीं थे। ध्रुव पश्चिमी भाग की ओर गया और वायुदल की हवेली के द्वार पर पहुंचा। उसे देखकर वहां के सेवक भागते हुए उसकी ओर आए। युवराज ध्रुव, आप आखिरकार लौट आए। दलपति आपको बुला रहे हैं। कृपया तुरंत सभा कक्ष में चले। हवेली के अंदर ध्रुव ने देखा कि बहुत से सेवक इधर उधर कुछ ढूंढ रहे थे। लगता था वे उसे ही खोज रहे थे। उसे वापस आता देख सभी सेवकों ने राहत की सांस ली। क्या ये सोच रहे होंगे कि मैं गवाहों की हत्या करने गया था? लेकिन अफसोस, मैंने विपत्ति को वरदान में बदल दिया और सीधे मार्शल आर्ट में प्रवेश कर लिया और जिंदा लौट आया। ध्रुव ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ सोचा और सभा कक्ष की ओर बढ़ गया। ड्रैगन मार्शल एम्परर। अध्याय 3। कर्ज और बदले का फर्ज। वायु दल के 3 सदस्य महल कक्ष में बैठे थे और उनमें से एक दल का मुखिया अरेंद्र था। अरेंद्र एक पूर्व महान युद्धभूमि योद्धा रह चुका था। वह लंबा, ताकतवर, निडर और अत्यंत साहसी था। उसे युद्ध का बड़ा अनुभव था और वह हर निर्णय बड़े शांत और ठंडे दिमाग से लेता था। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर चिंता और बेचैनी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। उसका गोद लिया बेटा ध्रुव सुबह से ही लापता था। ध्रुव अरेंद्र के पुराने मित्र का पुत्र था। अरेंद्र उसे बहुत प्यार करता था और अपनी बेटी की तुलना में भी अधिक महत्व देता था। लेकिन अब जब ध्रुव गायब था, तो स्वाभाविक था कि अरेंद्र चिंतित हो उठे। अरेंद्र के अलावा महल कक्ष में एक सुंदर युवती भी बैठी थी, जो हल्के हरे रंग के वस्त्रों में सजी हुई थी। वह लारा थी, अरेंद्र की जैविक पुत्री, जिसे एक प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट योद्धा माना जाता था। बहुत समय पहले लारा तांग राज्य के हानबिंग संप्रदाय में शामिल हुई थी और वहां की एक उत्कृष्ट शिष्या मानी जाती थी। इस बार जब वह हानबिंग संप्रदाय से वापस लौटी, तो सभी लोग यह जानकर चकित रह गए कि वह वास्तव में वू डाओ की 7वीं परत में प्रवेश कर चुकी थी। इस समय उस सुंदर युवती के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस उसकी आंखों में एक ठंडी, उदासीन सी झलक थी। जहां तक ध्रुव की गुमशुदगी का सवाल था, वह इस बारे में पूरी तरह से बेपरवाह लग रही थी। अरेंद्र और लारा के अलावा महल कक्ष में एक और महिला भी बैठी थी, एक भव्य वस्त्रों में सजी हुई अधेड़ उम्र की महिला। वह लारा की मां और अरेंद्र की पत्नी थी, जिसका नाम विशाखा था। अरेंद्र, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? विशाखा ने ठंडे स्वर में अरेंद्र से कहा। लारा को जल्द से जल्द अपनी मार्शल आर्ट्स की साधना फिर से शुरू करनी है। उसके पास आपके साथ यहां समय बर्बाद करने के लिए फुर्सत नहीं है। हालांकि यह स्पष्ट था कि ली यू और अरेंद्र पति पत्नी थे, लेकिन उनके संबंध मधुर नहीं थे। जब अरेंद्र ने उसकी बात सुनी, तो वह एकदम उसकी ओर घूरते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें यह कहने की भी हिम्मत कैसे हुई? कल रात मैंने लारा और ध्रुव के विवाह का प्रस्ताव रखा था और आज सुबह वह गायब हो गया। अब इसे तुम कैसे समझाओगी? लियू ने उसे घृणा से देखा और कहा, इसमें समझाने जैसा क्या है? हम कैसे किसी नाकारा को अपने परिवार का हिस्सा बनने दे सकते हैं? ध्रुव हमारे परिवार या लारा के लायक नहीं है। वह एक बेकार लड़का है, इतना कमजोर और महत्वहीन है कि अगर उसे किसी ने मार भी डाला हो, तो यही उसका नसीब है। अरेंद्र एकाएक क्रोधित हो उठा और गरजते हुए बोला, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। जैसे ही उसकी आवाज गूंजती हुई महल कक्ष में फैली, कुछ क्षणों के लिए वहां एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन दिल में उठता क्रोध धीरे धीरे चिंता और बेचैनी में बदल गया। जैसा कि विशाखा ने अभी कहा था, ध्रुव साधना नहीं कर सकता था और वह सुबह से ही लापता था। ऐसे में उसके साथ कोई अनहोनी होना बहुत आसान था। कुछ देर बाद अब तक शांत और उदासीन मुद्रा में बैठी लारा अचानक उठी, मुड़ी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। चलते चलते उसकी साफ सधी हुई आवाज महल कक्ष में गूंजी, संप्रदाय में कुछ जरूरी कार्य है, मैं पहले निकल रही हूं। अरेंद्र ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी बेटी की ओर देखा और क्रोध को संयमित करते हुए पूछा, तुम 2 दिन पहले ही तो वापस आई थी
और अब इतनी जल्दी लौटने की क्या जल्दी है? लारा ने अपने पिता अरिंद्र की ओर मुड़कर देखने की बजाय हल्की आवाज में कहा, मैं केवल कुछ अच्छे हथियार लेने वापस आई थी, लेकिन अब जब मेरे पास आपका तलवार है तो मुझे यहां और रहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस वायुदल जाऊंगी और जल्द से जल्द अभ्यास शुरू कर दूंगी। फिर वह हल्की चाल से महल के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसी समय उसने ऊपर देखा और देखा कि एक काले कपड़ों में लिपटा लड़का मुस्कुराते हुए महल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा था। वह ध्रुव था, जो वापस आ चुका था। लारा अपनी नाजुक भौहों को थोड़ा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। छोटी लारा, इतनी जल्दी क्यों वापस जा रही हो? ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब वायुदल के 3 सदस्य महल के अंदर आपस में बात कर रहे थे, तब ध्रुव ने उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया था कि उसके पालन पोषण करने वाले पिता अरिंद्र लारा की सगाई उससे करना चाहते थे। वह चुपचाप सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं पाया। ध्रुव के पालन पोषण करने वाले पिता हमेशा उसके प्रति अच्छे रहे थे, लेकिन इस बार तो वे अपनी बेटी की शादी ध्रुव से कराने की सोच रहे थे, जो उसके हिसाब से बिल्कुल अजीब था। महल के अंदर से जब अरिंद्र ने ध्रुव को देखा, तो वह अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा खिल उठा और उसे देखकर राहत महसूस हुई कि वह ठीक है। लेकिन विशाखा ध्रुव की वापसी से खुश नहीं दिख रही थी। आह! लारा ने अपनी भौहें तानी और सिर हिलाया। लोगों को देखकर वे बहुत उलझन में थी। फिर वह आराम से चलने लगी। उसकी पतली और सुंदर काया धीरे धीरे महल के दरवाजे की ओर बढ़ रही थी, और जब वह ध्रुव के पास से गुजरी तो उसने उस तरफ तक नहीं देखा। ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा और महल के अंदर चल पड़ा। लेकिन जब वह उसके पास से गुजर रहा था, तो अचानक उसने कुछ कहा, और ये शब्द सुनकर लारा अचानक रुक गई। पालन पोषण पिता, सुबह सुबह 2 नौकर मुझे शहर के बाहर नदी तक ले गए और मुझे मारना चाहते थे, लेकिन उसी समय अचानक कहीं से एक अप्रत्याशित व्यक्ति आया और मुझे बचा लिया। ध्रुव ने जानबूझकर यह बात अरेंद्र से कही ताकि लारा इसे सुन सके। वह असल में उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मारने की कोशिश। ध्रुव की सुरक्षित वापसी के बाद अरेंद्र अच्छा मूड में था, लेकिन ये बातें सुनते ही उसका मूड अचानक खराब हो गया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। वायुदल के नौकर ध्रुव को मारने की साजिश रच रहे थे। कितना दुस्साहस! महल में विशाखा के चेहरे पर भी हैरानी के भाव थे। लारा, जो अचानक उसकी बात सुनकर रुकी थी, ने अनायास पूछा, जिसने तुम्हें बचाया वह कौन था? हालांकि उसने सामान्य आवाज में पूछा था, लेकिन ध्रुव एक अनुभववान व्यक्ति था, जिसने अपने पिछले जीवन में कई बार मौत और जिंदगी के बीच की लड़ाइयां लड़ी थी। लोगों की प्रतिक्रियाओं को पढ़ने में वह माहिर था। उसकी आवाज में हौले से कांपते स्वर से साफ था कि वह इस समय सचमुच शांत नहीं था। निस्संदेह वह लारा ही थी। अब ध्रुव निश्चित था कि लारा ने उन 2 नौकरों को उसे मारने का निर्देश दिया था। छोटी लारा, क्या तुम हानमिंग संप्रदाय लौटने की जल्दी नहीं कर रही? तुम्हें ऐसी अनावश्यक बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। ध्रुव हंसते हुए महल के अंदर चल दिया। हालांकि वह बदला लेना चाहता था, लेकिन अभी उसकी ताकत लारा से बहुत कम थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लारा अरेंद्र की असली बेटी थी। हूं? लारा को भी एहसास हो गया कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा ही थी। वह हल्की सी नागभौं सिकोड़कर बिना पीछे देखे चल दी। अरेंद्र ने भी उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसकी भौहें तनी। क्या सच में लारा ने उन 2 नौकरों को ध्रुव को मारने का आदेश दिया था? अरेंद्र को अपनी बेटी के बारे में पता था कि वह ऐसा कर सकती थी। छोटी उम्र से ही लारा सामान्य और कमजोर लोगों को पसंद नहीं करती थी। उसके लिए ताकत सब कुछ थी, और वह अपने बल की प्रगति में आने वाली किसी भी बाधा को मिटाने में पीछे नहीं हटती थी। अरेंद्र को अचानक एहसास हुआ कि उसने लारा की शादी ध्रुव से कराने की सोचकर उसे खतरे में डाल दिया है। लारा एक महान मार्शल आर्ट दुनिया की प्रतिभा थी और ध्रुव एक बेकार था। अगर लारा ध्रुव की परवाह नहीं करती, तो ये शादी दोनों के लिए कभी अच्छी साबित नहीं होगी। हूं, विशाखा ने जोर से कराहना किया। वह ध्रुव को पसंद नहीं करती थी, और जैसे ही वह कुछ कहने वाली थी, अरेंद्र ने उसे डांटा। विशाखा, तुम बाहर जाओ। विशाखा ने अरेंद्र की तरफ सीधे देखा। उसे पता था कि उसका पति सच में गुस्से में है। ध्रुव, मैं तुमसे कहती हूं कि तुम भाग्यशाली बच्चे हो। तुम ऐसे खतरनाक हालात में फंस गए और किसी ने तुम्हें बचा भी लिया। लेकिन सुनो, तुम सिर्फ एक बेकार हो। सपने मत देखो कि तुम पूरे दिन किसी की रोटी खाओगे। तुम हमारे वायुदल के लायक नहीं हो और कभी नहीं होगे। विशाखा ने तिरस्कार भरी नजरों से कहा और फिर मुड़कर महल से बाहर चली गई।
सारा दिन किसी की रोटी खाने के बारे में सोचो। ध्रुव हैरान रह गया। वह कितनी चालाक थी। बेशक विशाखा सही हो या गलत, वह वायुदल की मुखिया की पत्नी थी, इसलिए ध्रुव ने उससे कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। अब महल के अंदर सिर्फ दो लोग बचे थे। अरेंद्र पहले बैठा और ध्रुव को बुलाया। छोटे ध्रुव, चिंता मत करो, आओ बैठो और मुझे पूरी घटना विस्तार से बताओ। हाँ पालन पोषण पिता। ध्रुव पास आकर उसके बगल में बैठ गया। दिल में थोड़ी सावधानी थी, लेकिन उसने जल्दी ही तय किया कि अपने पालन पोषण पिता को कैसे सब कुछ बताए। अरेंद्र उसके पिता के अच्छे मित्र थे और उन्होंने उसकी परवरिश बचपन से की थी। वे हमेशा उसके प्रति उदार रहे। अगर अरेंद्र न होते तो ध्रुव जैसा बेकार बच्चा शायद शांति से नहीं जी पाता। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि अरेंद्र की असली बेटी ने नौकरों को उसे मारने का आदेश दिया था और वह नफरत का बदला नफरत से का सिद्धांत मानता था और उसी पर कायम था। फिर भी लारा अरेंद्र की असली बेटी थी और ध्रुव के दिल में उसके प्रति गहरा आरण था। साथ ही उसके दिल में उसके लिए गहरा घृणा भी थी। वह खुद को उलझन में पाता था। इन भावनाओं के बीच वह सचमुच भ्रमित था और समझ नहीं पा रहा था कि कैसे इन सब का सामना करे। पहले कृतज्ञता, फिर नफरत और अंत में बदला। ध्रुव ने जल्दी से अपना अंतिम फैसला लिया। उसके दिल में नफरत साफ थी, लेकिन उसने उस नफरत को दूर करने का मन बना लिया, क्योंकि इस बार कृतज्ञता की भावना बदले की भावना से ज्यादा थी। अगर ध्रुव वाकई बदला लेना चाहता तो उसे लारा को मारना पड़ता और इससे अरिंद्र को गहरा दर्द होता और इससे ध्रुव को अपराध बोध होता। अब जब वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर चुका था तो वह अपने दिल में अपराध बोध या नफरत नहीं रखना चाहता था, क्योंकि ये दोनों उसके मार्शल आर्ट अभ्यास में बाधा बन सकते थे। बेशक कृतज्ञता और बदला दोनों के लिए एक मजबूत साधना जरूरी थी, नहीं तो ये सब बस खोखले शब्द साबित होंगे। ध्रुव ने सोच समझकर कहा। सुबह सुबह दो नौकर मेरे पास आए। बोले कि खानदान के मुखिया कुछ मलबा खरीदना चाहते हैं। मैं थोड़ा शक में था, लेकिन वे मुझे शहर के बाहर ले गए और जब हम नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अचानक मुझे मारने की कोशिश की। जैसा कि मैंने कहा, उस गंभीर मोड़ पर अचानक कहीं से एक अप्रत्याशित व्यक्ति प्रकट हुआ और मुझे बचा लिया। असल में वह व्यक्ति तो बिल्कुल मौजूद ही नहीं था। मैं इसीलिए जीवित वापस आ पाया, क्योंकि यह घटना मेरे लिए छुपा हुआ वरदान साबित हुई। समय रहते ही मैं आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर गया। अब आगे क्या होने वाला है जानने के लिए सुनते रहिए शिवाय फैम ऑन यूट्यूब। ड्रैगन मार्शल एम्परर, अध्याय 4। वायुदल का युवा स्वामी ध्रुव अब अभ्यास कर सकता था। यह निश्चित रूप से अरेंद्र के लिए बड़ी और खुशखबरी थी। जब ध्रुव अभ्यास नहीं कर पा रहा था तो यह अरेंद्र के लिए एक बड़ी चिंता बन गया था। इस मार्शल आर्ट से भरे संसार में जो अभ्यास नहीं कर पाता उसे बेकार ही समझा जाता था। अब मैं अभ्यास कर सकता हूं और मैंने मार्शल आर्ट की पहली परत में भी प्रवेश कर लिया है। ध्रुव हंसा और सिर हिलाया। हां हां, यह वास्तव में एक छुपा हुआ वरदान है। तुम वाकई बहुत भाग्यशाली हो। अरिंद्र के दृढ़ और संकल्पित चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ध्रुव की कलाई पकड़कर जांच की कि क्या उसकी मेरिडियन में श्वान चक्र स्वंची बह रहा है। उसे पता चला कि जो पहले अवरुद्ध था वह अब खुल चुका है और वह सचमुच मार्शल आर्ट की पहली परत में प्रवेश कर चुका था। अरेंद्र के मन में बहुत खुशी थी कि ध्रुव को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, वरना वह जिंदगी भर पछताता। पालक पिता, मैंने अपनी जान बचाने के लिए उन दो सेवकों को मारना पड़ा। ध्रुव थोड़ा संकोच में था, क्योंकि वे दो सेवक अरेंद्र और वायुदल के थे। कोई बात नहीं, वे तुम्हें मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मौत को बुलाया। अरेंद्र मुस्कुराया और हाथ हिलाया। तुमने अभी अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश किया है और दो सेवकों को हरा दिया। यह स्पष्ट करता है कि तुम्हारा लड़ाई का हुनर बहुत अच्छा है। आगे तुम मेहनत से अभ्यास करो और कड़ी मेहनत करो, तभी तुम अपना भविष्य अपने हाथ में पकड़ सकोगे। अपने हाथ में भविष्य पकड़ना। ध्रुव गंभीरता से सिर हिलाया, क्योंकि वह इसे सच समझता था। मार्शल आर्ट की दुनिया में भले ही किसी में बहुत क्षमता और छिपा हुआ हुनर हो, लेकिन वह अंत में बाहर नहीं आ पाता। यह रास्ता बेहद कठिन था और इसके लिए जिद्दी स्वभाव, दृढ़ और संकल्पित चरित्र और चुनौतियों का सामना करने का पक्का इरादा चाहिए होता था, ताकि वह शिखर तक पहुंच सके। अच्छा, इसे ज्यादा मत सोचो। अरेंद्र ने ध्रुव की गंभीर शक्ल देख
चेहरे पर कोमल मुस्कान के साथ उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, मैंने लारा के लिए एक लिंग श्वान गोली तैयार की थी, लेकिन वह जल्दबाजी में वापस चली गई और मुझे उसे देने का मौका नहीं मिला। अब जब तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख चुके हो, तो मैं यह तुम्हें दूंगा। फिर उसने अपने कपड़ों से एक छोटी सुंदर चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और ध्रुव को दी। लिंग श्वान गोली! ध्रुव आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह वास्तव में एक औषधीय गोली थी। औषधीय गोलियां मार्शल आर्टिस्ट की वृद्धि में काफी मदद करती हैं। कुछ बड़े कुलों में बचपन से ही वे विभिन्न औषधीय गोलियां खाते हैं, जिससे उनकी साधना तेज और महान होती है, जो एक सामान्य योद्धा से कहीं बेहतर होता है। लिंग श्वान गोली एक निम्न श्रेणी की औषधीय गोली है, और यद्यपि यह सबसे कम रैंक की दवा है, फिर भी यह तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी। अरेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, तुम अभी इसे अवशोषित करो और अभ्यास शुरू करो, समय मत गवाओ। हाँ, ध्रुव ने संकोच नहीं किया। आखिरकार उसे वाकई एक औषधीय गोली की जरूरत थी। जैसा कि अरेंद्र ने पहले कहा था, भले ही यह लिंग श्वान गोली निम्न श्रेणी की हो, फिर भी अरेंद्र के लिए भी इसे पाना आसान नहीं होता। लिंग श्वान गोली की अंतर्निहित कीमत इतनी थी कि यह एक सामान्य 3 सदस्यीय परिवार के जीवन यापन का खर्च कम से कम 10 सालों तक पूरा कर सकती थी। उसने उस छोटी चीनी मिट्टी की बोतल, जिसमें लिंग श्वान गोली थी, उठाई और अपने छोटे आंगन की ओर चल दिया जहां वह रहता था। अरेंद्र हॉल के दरवाजे पर खड़ा था, ध्रुव की धीरे धीरे दूर होती हुई पीठ को देखते हुए अपनी आंखों में संतुष्ट मुस्कान लिए सिर हिलाया। जनरल, अब तुम्हारे बेटे ने आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन आएगा। अरेंद्र की आंखों में एक आंसू की चमक उभरी। पहले जनरल दुश्मनों के इलाके में घुसकर कई दूरियां तय करता था और उन्हें मारता था, लेकिन कभी वापस नहीं आता था। अब अगर ध्रुव मार्शल आर्ट की क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सके, तो अरेंद्र जीवन भर संतुष्ट रहेगा। ध्रुव अपने छोटे से आंगन की तरफ बढ़ रहा था। जब वह आधे रास्ते पर पहुंचा, तो उसने महसूस किया कि कोई अचानक उसकी तरफ से सामने आ गया है। कमीना लड़का, तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? एक घमंडी युवक जो ब्रोकेट कपड़े पहने था, अचानक ध्रुव के सामने आ खड़ा हुआ और उसकी राह रोक ली। उसके साथ 2 सुवान के सेवक भी थे, और सिर्फ वह घमंडी लड़का ही नहीं, बल्कि दोनों सेवक भी ध्रुव को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। सुवान, ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह है युवा स्वामी सुवान। मैं आज के दिन को कैसे भूल सकता हूं? पहले जब ध्रुव अभ्यास नहीं कर पा रहा था, तब सुवान अपनी युवा स्वामी की हैसियत का फायदा उठाकर उसे मारता था और महल हॉल से मिलने वाले उसके मासिक भत्ते भी छीन लेता था। अरे, यह दिखावा मत करो कि तुम्हें कुछ याद नहीं, सुवान तिरस्कार से बोला और कराहता हुआ कहा, छोटे लड़के, मासिक भत्ता दे दो। वैसे भी तुम अभ्यास नहीं कर सकते, क्योंकि तुम बेकार हो। इतने सारे पैसे तुम्हारे क्या काम के? ये सब बेकार जाएंगे, इसलिए इन्हें मुझे दे दो, ताकि मैं अपनी ताकत बढ़ा सकूं। ध्रुव के सामने, जो खुद को बेकार समझता था, इस युवा स्वामी की घमंड पूरी तरह बढ़ गई थी। आखिरकार वह मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर का योद्धा था। हालांकि मार्शल आर्ट का तीसरा स्तर दूसरों के लिए ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक बेकार जैसे ध्रुव के लिए यह बहुत ताकतवर था। तुम जो मुझसे लेते हो, उसे तुम अभ्यास में नहीं लगाते, है ना? मुझे शक है कि तुम इसे अपनी मस्ती के लिए खर्च कर दोगे। ध्रुव ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, सच? पर मुझे लगता है कि मेरे मासिक भत्ते तुम्हें देना वास्तव में संसाधनों की बर्बादी होगी। बेकार, क्या तुम्हारा मूड मार खाने का है? सुवान ने कभी नहीं सोचा था कि आज का ध्रुव पहले जैसा नम्र नहीं होगा। उसे यह भी पता नहीं था कि अब ध्रुव ने मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम रख दिया है और उनकी ताकत में अब ज्यादा फर्क नहीं रहा, क्योंकि सुवान ने कई बार उसे अपमानित किया था। अब जब वह ताकतवर हो गया था, तो वह चुपचाप सहन नहीं करेगा। तुम सोचते हो कि तुम मुझसे लड़ सकते हो, जो मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर का मास्टर हो? ध्रुव ने सोचा। हालांकि उसकी ताकत सुवान से कम थी, पर उसके पास अपने पिछले जीवन का व्यापक अनुभव था। साथ ही उसने एज्योर ड्रैगन चिह्न को सक्रिय किया था और मार्शल आर्ट के दूसरे स्तर की 1000 जिंग ताकत प्राप्त की थी।
इसलिए वह अपनी लड़ाई की कला का सही उपयोग कर सकता था और जरूरी नहीं कि वह सुवान से हार जाए। लेकिन उसी समय दूर से जोर से आवाज आई, रुको सुवान, तुम क्या कर रहे हो? अरेंद्र की आकृति दूर से नजर आई। अरेंद्र। गण मार्शल एम्पायर, अध्याय 5, मार्शल आर्ट का दूसरा स्तर। नोट, ये कुछ नामों का अर्थ पहले ही बता देता हूं, जिससे आपको स्टोरी समझने में समस्या नहीं होगा। लिंकी का मतलब आंतरिक ऊर्जा होता है। लिंग श्वेन पैलेट का मतलब आध्यात्मिक या दिव्य गोली, या आंतरिक ऊर्जा से युक्त शुद्धिकरण औषधि गोली, या आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर दवा की गोली। वुडाओ की दुनिया का मतलब मार्शल आर्ट की दुनिया होता है। डांटियन डांटियान का मतलब होता है शरीर के अंदर ऊर्जा का मुख्य केंद्र या ऊर्जा का भंडार स्थल। ध्रुव कमरे के अंदर पद्मासन में बैठा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी सांस को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी अभी लिंग शुआन गोली, शुद्धिकरण औषधि गोली या आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर दवा की गोली का सेवन किया था, जो धीरे धीरे दिव्य लिंग की आंतरिक ऊर्जा को अवशोषित करने में उसकी मदद कर रही थी। यह उसके शरीर के अंदर पिघल गई और उसके शरीर को परिष्कृत करते हुए उसकी साधना, कल्टीवेशन को बढ़ा रही थी। यह गोली असल में एक तरह की अमृता की गोली थी, जिसे कई औषधीय सामग्रियों से तैयार किया गया था। जब इसे ग्रहण किया जाता था तो यह साधक के शरीर को परिष्कृत कर देती थी और औषधीय जड़ी बूटियों व अन्य कच्चे पदार्थों के प्रभाव को अधिकतम कर देती थी। उदाहरण के लिए, लिंगशुआन गोली भले ही एक निम्न दर्जे की दवा थी, लेकिन इसे ग्रहण करने और अवशोषित करने के बाद यह एक योद्धा के 6 महीने की कड़ी साधना के बराबर परिणाम दे सकती थी। यह स्पष्ट था कि यदि किसी योद्धा के पास पर्याप्त धन हो तो वह कई प्रकार की अमृता की गोलियां खरीद सकता था, जो उसकी साधना को दूसरों से जल्दी बढ़ाने में मदद करती थी। लेकिन इसमें एक कमी भी थी। जब किसी योद्धा ने अमृता की गोली खा ली तो उसके शरीर में उस गोली के लिए एंटीबॉडीज बन जाते थे, और यदि वह बाद में फिर वही गोली खाए तो उसके प्रभाव में बहुत कमी आ जाती थी। साधना की प्रतिभा और अमृता की गोली को अवशोषित करने की क्षमता हर योद्धा में अलग अलग होती है। मुझे नहीं पता कि मेरी अवशोषण क्षमता क्या है, ध्रुव सोच रहा था, जबकि लिंगशुआन गोली उसके मेरिडियन, ऊर्जा नाड़ियों में लिंकी को संचालित कर रही थी। लिंगशुआन गोली से एक अत्यंत समृद्ध लिंकी निकल रही थी, जो उसके मेरिडियन के द्वारा अवशोषित हो रही थी, और साथ ही लिंकी तेजी से उसके शरीर के मेरिडियन में घूम रही थी। वह साफ महसूस कर सकता था कि अमृता की गोली से निकली लिंकी उसके अपने लिंकी में परिवर्तित हो रही थी। उसके शरीर में पहले बहुत कम मात्रा में लिंकी थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी ताकत 1000 जिंग जिन से भी बढ़ने लगी थी। 1100 जिंग, 1200 जिंग। जल्द ही लिंगशुआन गोली पूरी तरह उसके शरीर में पिघल गई और दिव्य लिंगकी में बदल गई। हालांकि वह पूरी तरह उस दिव्य लिंगकी को अवशोषित नहीं कर सका। तो मैं अमृता की गोलियों से केवल 30% लिंगकी ही अवशोषित कर सकता हूं। ध्रुव थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि 30% की अवशोषण क्षमता फेंगयाओ के समान ही थी। वास्तव में अमृता की गोलियों से निकली लिंगकी की 30% अवशोषण क्षमता टियान्यू महाद्वीप के योद्धाओं के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी, और 30% अवशोषण क्षमता के साथ यदि कोई तांग राज्य के 7 बड़े संप्रदायों में से किसी एक में प्रवेश करे तो उसे शीर्ष शिष्यों में गिना जाता। क्योंकि सामान्यतः योद्धाओं की औसत अवशोषण क्षमता 10% से 20% के बीच होती थी, लेकिन पिछले जीवन में ध्रुव हत्यारों का राजा था और हमेशा खुद पर कड़ा अनुशासन रखता था। अब जब वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर चुका था तो वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वह मार्शल आर्ट्स की चोटी तक नहीं पहुंच जाता। अमृता की गोलियों से केवल 30% लिंग की अवशोषण पर्याप्त नहीं है। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां कसकर पकड़ ली, लेकिन अचानक उसी समय उसके छाती पर बने एजर ड्रैगन मार्क, नीले ड्रैगन का चिन्ह ने गर्माहट महसूस कराई। क्या? ध्रुव ने गंभीर चेहरा बनाया और अपनी भौहें तानी। क्या यह एजर ड्रैगन मार्क कुछ और रहस्यमय शक्तियां भी रखता है? जब वह सोच ही रहा था तो उस चिन्ह से एक रहस्यमय शक्ति निकलकर उसके मेरिडियन में घूमने लगी। ध्रुव ने हैरान होकर महसूस किया कि लिंग शुआन गोली से उत्पन्न लिंग की, जिसे वह नहीं अवशोषित कर पाया और जो व्यर्थ हो जानी चाहिए थी, वह इस रहस्यमय शक्ति के प्रभाव में उसके शरीर ने अवशोषित कर ली थी। यह तो स्वर्ग की इच्छा के खिलाफ है। ध्रुव का दिल जोर से धड़कने लगा और उसके पूरे शरीर में एक अविश्वसनीय एहसास हुआ। एजर ड्रैगन मार्क से निकली रहस्यमय शक्ति की मदद से ध्रुव का शरीर पूरी तरह से लिंग शुआन गोली में मौजूद
लिंकी को अवशोषित कर सका और उसकी साधना वुडाओ के दूसरे स्तर पर पहुंच गई। दूसरे स्तर पर पहुंचने के बाद उसकी ताकत भी 2000 झिंग तक बढ़ गई। वुडाओ के दूसरे स्तर को पार करने के बाद वह लिंकी, जो लिंग शुआन गोली से उत्पन्न हुई थी और जिसे ध्रुव के शरीर ने अवशोषित नहीं किया था, वह उसके दांटियान, ऊर्जा का मुख्य केंद्र या ऊर्जा का भंडार स्थल, में जमा हो गई थी। हालांकि एज्योर ड्रैगन चे, नीले ड्रैगन का चिन्ह ने उसे लिंग शुएन पैलेट की 100% लिंग ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम बना दिया था, लेकिन वह इस अतिरिक्त ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात नहीं कर सका, क्योंकि वह अभी-अभी मार्शल आर्ट की दूसरी परत में प्रवेश कर चुका था। उसका साधना स्तर अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ था। इसलिए यह ज्यादा बेहतर होगा कि वह इस अतिरिक्त ऊर्जा को, जो फिलहाल उसके शरीर के अंदर ऊर्जा का मुख्य केंद्र या में संग्रहित थी, बाद में अवशोषित करे जब उसका वर्तमान स्तर पूरी तरह मजबूत हो जाए। उसी समय उसने यह भी पाया कि जैसे ही वह मार्शल आर्ट की दूसरी परत में पहुंचा, उसकी छाती पर बना एज्योर ड्रैगन मार्क थोड़ा बदल गया था, परंतु उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इस परिवर्तन का क्या अर्थ है। आखिर ये एज्योर ड्रैगन मार्क है क्या चीज? एज्योर ड्रैगन मार्क की रहस्यमयी शक्ति की मदद से अब वह अमृता की गोलियों, इमोर्टैलिटी पिल्स, को पूरी तरह से अवशोषित और आत्मसात कर सकता था, जो उसकी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाने में मदद कर सकती थी और उसे अपने प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त दिला सकती थी। दूसरे शब्दों में कहें तो समान साधना स्थितियों और साधन संसाधनों के बावजूद उसकी साधना की गति अब लारा जैसे प्रतिभाशाली योद्धा से 3 गुना अधिक हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस एज्योर ड्रैगन मार्क के सहारे वह जल्दी ही अपने समकक्षों को पकड़ सकता है और शायद उन्हें पीछे भी छोड़ सकता है। एज्योर ड्रैगन मार्क अब उसका सबसे बड़ा रहस्य बन चुका था और उसने इसकी जानकारी अरेंद्र को भी नहीं दी थी, क्योंकि इस चिन्ह की शक्तियां किसी के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती थी। अगले कुछ दिनों तक ध्रुव ने अपने कमरे में रहकर पूरी तरह से अपनी वुडाओ की दूसरी परत की साधना को स्थिर करने पर ध्यान केंद्रित किया। अरेंद्र को छोड़कर वायुदल में किसी को नहीं पता था कि अब वह साधना कर सकता है। उसी दौरान अरेंद्र अपने पालक पुत्र पर हुए हमले की जांच करने निकला। वह यह जानना चाहता था कि वे 2 सेवक कौन थे जिन्हें ध्रुव की हत्या के लिए भेजा गया था। कुछ समय की खोजबीन के बाद उसे उन दोनों की लाशें नदी में मिली, जिससे वह बहुत चकित रह गया। उन दोनों मृत सेवकों में से एक वास्तव में मार्शल आर्ट की दूसरी परत पर था। दूसरे शब्दों में, ध्रुव, जो अभी अभी मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर पाया था, वह एक मार्शल आर्ट के सेकंड लेयर के योद्धा को मार चुका था। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। अरिंद्र ने इस बात को किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वायुकुल में कई लोग ध्रुव से घृणा करते थे और यदि उन्हें पता चलता कि अब वह साधना कर सकता है, तो वे उसे उभरने से पहले ही खत्म करने का प्रयास करेंगे। 3 दिन बाद ध्रुव ने अपनी मार्शल आर्ट की दूसरी परत की साधना को पूरी तरह स्थिर कर लिया था और अब वह 2000 जिन जिन की शक्ति प्रदर्शित कर सकता था। वह अपनी प्रगति से संतुष्ट था और अपने छोटे आंगन से बाहर निकल पड़ा। अब वह वायुकुल के मार्शल कोर्ट, युद्ध कला दरबार, जाना चाहता था, ताकि वहां से 12 युद्ध कलाएं, मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स, चुन सके। हालांकि अपने पिछले जीवन में वह एक कुशल हत्यारा था, जिसे किंग ऑफ किलर्स के नाम से जाना जाता था, लेकिन ट्यान्यू महाद्वीप में केवल हत्या की तकनीकों से सुरक्षा संभव नहीं थी। इस संसार में योद्धा अनेक प्रकार की युद्ध कलाओं का उपयोग करते थे और सबसे कठिन बात यह थी कि वे श्वैन शी, चुंबकीय ऊर्जा की शक्ति को उन तकनीकों में सम्मिलित करके उन्हें और भी भयानक बना देते थे। ध्रुव को अब भी नहीं पता था कि वास्तव में श्वान ची को युद्ध कला में कैसे प्रयोग किया जाता है और उसे ये सभी बातें सीखनी थी। वायुकुल, मार्शल कोड। जब ध्रुव मार्शल कोड के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, तो वायुकुल के कई युवा उसे देख उत्सुकता से देखने लगे। एक ऐसा व्यर्थ लड़का जो साधना तक नहीं कर सकता, मार्शल कोर्ट में क्या कर रहा है? वायुदल युगवान शहर के 4 बड़े दलों में से एक था और उसमें सैकड़ों वंशज थे, जिनमें कई शाखा परिवारों के लोग शामिल थे। यही कारण था कि वहां बहुत भीड़ थी। वायुकुल के युवक मार्शल कोर्ट में युद्ध कलाएं चुनने आते थे। जब ध्रुव प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, तभी सामने से एक घमंडी आवाज आई। ओह, ये तो वही है। हा हा, देखो सब लोग, कौन आया है? क्या ये वही बेकार लड़का नहीं है जो साधना नहीं कर सकता? जैसे ही लोगों ने यह सुना, आसपास जोर जोर की हंसी गूंज उठी। ध्रुव ने सिर उठाकर देखा। सुवान, वायुदल का युवा स्वामी, जो 3 दिन पहले उससे पैसे लेने आया था, उसकी आंखों में घोर उपेक्षा का भाव था। सुवान, क्या चाहते हो तुम? ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। बेकार इंसान,
तुम मार्शल कोर्ट में आने की हिम्मत करते हो? क्या तुम युद्ध कला चुनने आए हो? सुवान ने खुद को बहुत ऊंचा दिखाने की कोशिश की और ध्रुव की तरफ हिकारत से देखा। सबको पता है कि श्वेंची के बिना युद्ध कला सीखी नहीं जा सकती, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम अभ्यास कर सकते हो? अगर मैं जिद्द करूं अंदर जाने की, ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा। सुवान ने बार बार उसे सताया था और उसके पैसे भी कई बार छीने थे। अब वह उसे मार्शल कोर्ट में प्रवेश करने से रोक रहा था। अगर ध्रुव अब भी चुप रहता, तो यह उसके किंग ऑफ किलर्स के पूर्व गौरव का अपमान होता। तुम्हें लगता है तुम अंदर जा सकते हो? सुवान ने ध्रुव को घृणा से देखते हुए कहा। अगर तुम्हें वास्तव में मार्शल कोर्ट की शक्तिशाली युद्ध कलाओं को देखने की लालसा है, तो पहले तुम्हें अपनी सच्ची नीयत दिखानी होगी। बस इतना करना होगा। मुझसे 3 मुक्के खाओ, फिर 10 थप्पड़ अपने चेहरे पर सहो और फिर घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर जाओ। मैं बहुत उदार हूं, है ना? 3 मुक्के, 10 थप्पड़, फिर रेंगते हुए प्रवेश। आसपास मौजूद वायुकुल के अनेक युवक यह दृश्य बड़े आनंद से देख रहे थे। हालांकि सुवान सिर्फ मार्शल आर्ट की तीसरी परत पर था, लेकिन ध्रुव जैसे बेकार के सामने वह अब भी ताकतवर था। एक ऐसा व्यर्थ इंसान जो मार्शल कोर्ट में प्रवेश की हिम्मत कर रहा था। सचमुच उसे अपमान मिलना ही चाहिए। अब सभी ये देखना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। ड्रैगन मार्शल एम्परर, अध्याय 6, फांग कबीला। आपका स्वागत नहीं करेगा। एक घृणा भरी नजर के साथ सुआन मार्शल कोर्ट के सामने खड़ा था और ध्रुव की ओर देख रहा था। 3 मुक्के, 10 थप्पड़, फिर रेंगते हुए अंदर आना? लोंगयू ने शांत लहजे में पूछा। यह कितना हास्यास्पद था कि वायुदल कबीले के सेवकों को बिना किसी रुकावट के मार्शल कोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति थी, लेकिन ध्रुव, जो कि वायु कबीले के मुखिया अरिंद्र का गोद लिया हुआ बेटा था, उसे अंदर जाने से पहले दूसरों के आगे घुटने टेकने की शर्त दी जा रही थी। साफ था कि ध्रुव के साथ यह सब केवल इसलिए हो रहा था क्योंकि अरिंद्र की हैसियत अब पहले जैसी नहीं रही थी। जल्दी ही उसे कबीले के मुखिया पद से हटा दिया जाएगा। खैर, युवा स्वामी सुवान तो बड़े दयालु हैं, वरना इस जैसे निकम्मे को तो कब का वायु कबीले से बाहर निकाल दिया गया होता। ने आंखें संकरी करते हुए घृणा से लोंगयू को देखा। ऐसा है क्या? ध्रुव ने उपहास भरी हंसी के साथ कहा। वो उलझने के मूड में नहीं था और उसकी नजरें मार्शल कोर्ट के प्रवेश द्वार की ओर मुड़ गईं। मार्शल कोर्ट के दरवाजे पर हमेशा पहरेदार होते थे और आज पहरेदारी कर रहा था वायु कबीले की एक साइड ब्रांच का बुजुर्ग सुकरात। ध्रुव ने सुकरात की ओर देखा। वह एक बूढ़ा व्यक्ति लग रहा था, जिसकी दाढ़ी और बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता था। उसकी कल्टीवेशन फेक लुओं से कहीं अधिक थी। जब सुकरात ने देखा कि ध्रुव उसकी ओर देख रहा है, तो उसने धीरे से आंखें खोली, हाथ हिलाया और सुस्त स्वर में बोला, जैसा कि युवा स्वामी सुवान ने कहा, जब तक तुम उससे 3 मुक्के और 10 थप्पड़ नहीं खा लेते और घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर नहीं आते, तब तक तुम्हें मार्शल कोर्ट में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वायुदल के अन्य युवाओं ने जैसे ही ये शब्द सुने, वे जोर जोर से हंसने लगे। उनके चेहरों पर उपहास साफ झलक रहा था। यह ध्रुव तो सच में एक निकम्मा है, और क्या उसे यह नहीं पता कि बुजुर्ग सुकरात भी हमारे वायुदल का ही हिस्सा है? उसने तो उनसे मदद मांगने की कोशिश भी कर ली। हास्यास्पद। इस निकम्मे को तो वायुदल से बाहर निकाल देना चाहिए। इसका यहां रहना तो बस खाना बर्बाद करना है। कहा जाता है कि यह निकम्मा तो शाही नगर के एक प्रभावशाली कुल से निकाल दिया गया था और अब बेशर्मी से हमारे वायुदल पर आश्रित होकर रह रहा है। ध्रुव ये सब तानों को चुपचाप सुनता रहा, पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, एक तटस्थ, उदासीन मुस्कान। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वायुदल उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पूरे वायुदल में केवल अरेंद्र ही थे जो हमेशा उसके प्रति उदार रहे थे। पहले जब वह अभ्यास नहीं कर पाता था और हमेशा घर पर ही रहता था, तब भी उसे लोग नीचा दिखाते और निकम्मा कहते। लेकिन अब जब वह मार्शल कोर्ट में जाकर कोई मार्शल आर्ट तकनीक चुनना चाहता था, तब भी उसे इतनी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। अगर वायुदल मुझे नहीं अपनाना चाहता, तो अब मैं सहन भी क्यों करूं? ध्रुव एक दृढ़ निश्चयी और कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था, इसलिए अब वह और अपमान सहन नहीं करेगा। अब जब वह मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश कर चुका था, तो वायुदल में रहना उसके लिए और अरिंद्र के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता था। इस समय वह कमजोर था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह वायुदल को छोड़कर बाहर जाएगा, जीवन का अनुभव प्राप्त करेगा और फिर ताकतवर बनकर लौटेगा ताकि अपने पालक पिता की सहायता कर सके। लेकिन जाने से पहले वह इस घमंडी और बदतमीज सुवान को जरूर सबक सिखाएगा, ऐसा सबक जो वह जीवन भर नहीं भूल पाए। सुवान,
ध्रुव आगे बढ़ा और उसकी आंखों में जब वह सुवान को देख रहा था, एक अजीब तरह की शांति थी। तुम बार बार मुझे निकम्मा कहते हो, लेकिन अगर एक दिन यही निकम्मा तुम्हें रौंता हुआ तुम्हारे ऊपर खड़ा हो जाए, तो फिर तुम्हें क्या कहेंगे? धड़ाम। ध्रुव के ये शब्द जैसे बिजली बनकर गिरे हों। वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। ये निकम्मा ऐसा कैसे बोल सकता है? जो व्यक्ति अभ्यास तक नहीं कर सकता था, उसने ये कैसे कह दिया कि वह मार्शल आर्ट की तीसरी परत पर खड़े सुआन को रौंदेगा? मार्शल आर्ट की तीसरी परत पर पहुंचा योद्धा 4,000 जिन बल की ताकत रखता था। उसकी एक मुक्केबाजी से ही ध्रुव का शरीर मांस के टुकड़ों में बदल सकता था। मार्शल कोर्ट में सभी लोग ध्रुव को देखकर सोचने लगे कि यह तो पागल हो गया है। इसने सीधा सुवान को चुनौती दे दी, जो वायुदल की मुख्य शाखा से था, और फेंक उनका छोटा भाई भी। अगर वह ध्रुव को मार भी देता, तो भी कोई उसे दोषी नहीं ठहराता। लोगों ने सोचा कि यह निकम्मा शायद अपमान सहते सहते पागल हो गया है। तुमने क्या कहा? सुवान के चेहरे पर अब तक की विजयी मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें एकदम ठंडी हो गईं। ताकत के मामले में वह वास्तव में वायुदल के अन्य महान योद्धाओं के सामने कमजोर था। लारा, जो उसी की उम्र की थी, पहले ही मार्शल आर्ट की 7वीं परत तक पहुंच चुकी थी और हानबिंग संप्रदाय की शिष्या बन गई थी। लेकिन सुवान अब तक तीसरी परत से चौथी में प्रवेश नहीं कर पाया था, इसलिए किसी बड़े संप्रदाय में शामिल होने का अधिकारी भी नहीं बन पाया। वह अंदर ही अंदर इन बातों से परेशान रहता था। और अब ये ध्रुव जैसे निकम्मे ने कहा कि वह उसे पैरों तले रोनेगा, यह बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं था। निकम्मे, तू तो मौत को बुलावा दे रहा है। मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, ताकि तुझे पता चले कि मुझसे यूं बात करने का अंजाम क्या होता है। सुवान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथों में मार्शल आर्ट की तीसरी परत की पूरी ताकत को इकट्ठा करने लगा। मार्शल आर्ट की तीसरी परत 4,000 जिन की ताकत देती थी। अगर यह 3 दिन पहले की बात होती, तो ध्रुव शायद उसका मुकाबला नहीं कर पाता। लेकिन अब से 3 दिन पहले उसने लिंग शुआन पेलेट का सेवन किया था और मार्शल आर्ट की दूसरी परत में प्रवेश कर चुका था, जिससे उसे 2,000 जिन की ताकत प्राप्त हुई थी। और जब उसका एजर ड्रैगन मार्क सक्रिय होता है, तो उसे अतिरिक्त 1,000 जिन की शक्ति भी मिलती है। 3,000 जिन की ताकत और अपने पिछले जीवन के युद्ध कौशल अनुभव के साथ ध्रुव के लिए सुवान से निपटना कोई मुश्किल नहीं था। सुवान मार्शल आर्ट की तीसरी परत में फंसा हुआ था और उसने कभी कोई गूढ़ युद्ध तकनीक नहीं समझी थी, इसलिए उसकी युद्ध क्षमता बहुत कमजोर थी। मर जा। सुवान की आंखों में वहशीपन था। उसने अपने दाहिने हाथ में 4,000 जिन की ताकत को इकट्ठा किया और एक अंधेरे से भरे प्रभामंडल को छोड़ते हुए, जैसे वह खुद यमराज हो, अपनी मुट्ठी को ध्रुव की छाती की ओर तेजी से फेंका। असुर हाथ, यह मार्शल कोर्ट की एक मार्शल आर्ट तकनीक है। सुवान पहले ही इसे शियाओ छेंग शुरुआती स्तर तक समझ चुका है। यह व्यर्थ लड़का अब गया काम से। पहले तो यह अभ्यास नहीं कर सकता था, और अब इस लड़ाई के बाद इसकी टांग भी टूट जाएगी और यह अपाहिज हो जाएगा। अगर असुर हाथ को दा छेंग स्तर तक साध लिया जाए, तो सिर्फ उससे निकलने वाली आभा ही लोगों को डराने के लिए काफी होती है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने सालों के अभ्यास के बाद भी सुवान सिर्फ शियाओ छेंग तक ही पहुंच पाया है। सुवान को असुर हाथ जैसी तकनीक की जरूरत ही नहीं है किसी व्यर्थ लड़के ध्रुव से निपटने के लिए। उसे तो कोई तकनीक ही नहीं चाहिए, एक बेकार के खिलाफ। वायुदल के युवा आपस में बातें कर रहे थे और ध्रुव और सुवान की ओर इशारा कर रहे थे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ध्रुव इस हमले से बच पाएगा। असल में ध्रुव बचना नहीं चाहता था। उसने अपने विचारों के जरिए आज्योर ड्रैगन मार्क को सक्रिय किया। उसी पल एक रहस्यमयी शक्ति उसके शरीर की हड्डियों और मांसपेशियों में दौड़ने लगी। 3,000 जिन की शक्ति। बल के अलावा लड़ाई के अनुभव और कौशल में ध्रुव सुवान से कहीं बेहतर था। सुवान के मुक्के का सामना करते हुए ध्रुव ने फुर्ती से अपना शरीर एक ओर झुकाया और सामने की ओर तेजी से टांग घुमाई। क्या 3,000 जिन की ताकत के साथ ध्रुव की टांग सुवान के घुटने पर जा लगी। इतनी जबरदस्त चोट को वह सहन नहीं कर सका और जोर से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। धड़ाम। ध्रुव ने अपने पैर को उठाया और जमीन पर पड़े सुवान की पीठ पर रख दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये तो बहुत ही कमजोर निकला। मैंने तो सोचा था ये मजबूत होगा। मार्शल कोर्ट में सन्नाटा छा गया। सिर्फ एक ही चाल में ध्रुव ने सुवान को जमीन पर गिराकर अपने पैरों तले रौंद दिया था। सभी लोग स्तब्ध रह गए।
मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। ये क्या हुआ? एक ऐसा लड़का जिसे व्यर्थ कहा जाता था, उसने एक चाल में वायुदल के नेता के भाई को हरा दिया। ये ये कैसे हो सकता है? क्या ये व्यर्थ नहीं था? लेकिन उस लत में तो कम से कम 2000 या शायद 3000 जिन की ताकत थी। नामुमकिन है, शायद मुझे भ्रम हुआ हो। कई लोग अपनी आंखें मलने लगे, लेकिन जब उन्होंने दोबारा देखा, तो वही दृश्य था। ध्रुव का पैर अब भी सुवान की पीठ पर था। सभी के मन में अचानक ध्रुव के कहे वो शब्द गूंजने लगे। अगर एक दिन ऐसा आए कि एक व्यर्थ इंसान तुझे अपने पैरों तले रौंदे, तो तू क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा वो? बिल्कुल, एक व्यर्थ से भी बदतर। जमीन पर ध्रुव के पैर के नीचे दबा हुआ सुवान ऐसा महसूस कर रहा था जैसे पूरा आसमान उस पर गिर पड़ा हो। वो एक व्यर्थ इंसान से हार गया था, और वो भी सिर्फ एक ही वार में। ये कैसे हो सकता है? तू तो एक व्यर्थ है। सुवान ने दांत पीसे और उसकी आंखें खून से लाल हो गई। हाँ, मैं व्यर्थ हूं, लेकिन तू मुझसे भी बदतर है। ध्रुव ने शांति से कहा, तू कह रहा था कि मेरी टांग तोड़ेगा, तो फिर मुझे भी तेरे साथ वही करना चाहिए, है ना? रुको। मार्शल कोर्ट के प्रवेश द्वार के पास बैठे सुकरात आखिरकार हरकत में आए। वो एक तेज हवा की तरह आगे बढ़े और उनकी आंखों में कठोरता झलक रही थी। मार्शल कोर्ट के पास हिंसा की इजाजत नहीं है। जो भी ऐसा करेगा, वो मौत को बुलावा देगा। ध्रुव शांति से खड़ा रहा और ठंडी हंसी के साथ बोला, क्या आप अंधे हैं? जब सुवान ने उसे धमकी दी थी और हमला किया था, तब तो सुकरात शांत बैठे थे। लेकिन अब जब ध्रुव पलटवार कर रहा था, तो अचानक इन्हें अहिंसा की याद आ गई। हालांकि सुकरात की गति तेज थी, लेकिन उनके और ध्रुव के बीच अभी भी दूरी थी। उनकी गति तेज जरूर थी, पर ध्रुव की क्रिया उससे भी तेज थी। ध्रुव ने अपना पैर उठाया और जोर से नीचे पटका। कचाक! हड्डी टूटने की स्पष्ट आवाज पूरे कोर्ट में गूंज उठी और सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए। एक व्यर्थ इंसान होकर तूने युवा स्वामी को अपाहिज कर दिया। सुकरात की आंखों में क्रोध की ज्वाला जलने लगी और वह पूरे वेग से ध्रुव की ओर दौड़े। आज वो मार्शल कोर्ट के गार्ड थे, लेकिन सुवान की टांग उनके सामने ही तोड़ी गई। ये उनके लिए एक अपमानजनक स्थिति थी। उन्हें अच्छी तरह पता था कि सुवान अरेंद्र का छोटा भाई है, जो वायुदल का भावी मुखिया बनने वाला है। व्यर्थ, तूने खुद ही अपनी मौत बुला ली है। चाहे तू मार्शल आर्ट की दुनिया में घुस चुका हो, लेकिन मैं तुझे अपाहिज बनाकर दिखाऊंगा, ताकि तुझे समझ में आए कि एक व्यर्थ हमेशा व्यर्थ ही रहेगा। सुकरात बेहद गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत असुर हाथ तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने ताछेंग स्तर तक साध लिया था। अगर ये वार ध्रुव पर लगता, तो वो सिर्फ अपाहिज नहीं होता, बल्कि तत्काल मृत्यु हो जाती। यहां क्या हो रहा है? ठीक तभी, जब सुकरात ध्रुव तक पहुंचने ही वाले थे, एक गहरी आवाज गूंजी और उसके तुरंत बाद एक लंबा सा व्यक्ति ध्रुव के सामने आ खड़ा हुआ। वायुदल के मुखिया अरेंद्र अंततः वहां पहुंच चुके थे। अध्याय 7। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के बाद दोनों आकृतियां तेजी से अलग हो गई। अरेंद्र दृढ़ता से ध्रुव के सामने खड़े थे। उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, एकदम चट्टान की तरह अडिग। लेकिन सुकरात कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी रंगत अचानक पीली पड़ गई और वे हाँफने लगे। साफ था कि ताकत की दृष्टि से वे अरेंद्र से हार चुके थे। अरेंद्र, तुम वायुदल के मुखिया हो, फिर भी कैसे सह सकते हो कि एक बाहरी व्यक्ति मार्शल कोर्ट में घुस आए? सुकरात ने कठोर स्वर में अरेंद्र को घूरते हुए कहा। अरेंद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह तुम्हारी सोच है, लेकिन मेरी दृष्टि में ध्रुव अब वायुदल का ही सदस्य है। इसलिए दल प्रमुख होने के नाते मैं अपना अंतिम निर्णय सुनाता हूं। बिना किसी कारण के सुवान ने मार्शल कोर्ट के सामने लड़ाई शुरू की और पहले हमला किया। अब उसकी टांग टूट गई है, तो यही उसकी सजा मानी जाएगी। मार्शल कोर्ट के सामने हिंसा की शुरुआत करने की सजा। इसलिए ध्रुव निर्दोष है। तुम हद पार कर रहे हो। सुकरात गुस्से से कांप उठे। उनकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। दिखावा मत करो। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि सही कौन है और गलत कौन। ध्रुव की आंखों में सख्त तेवर चमकने लगे। चूंकि तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पा रहे,
तो मैं तुम्हें समझा देता हूं। एक वायुदल का मुखिया होने के नाते मैं पूछता हूं, आज मार्शल कोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी तुम्हारी थी और तुम्हारे सामने ही वायुदल के बच्चों ने वहां हिंसा की, जबकि ये नियमों के सख्त खिलाफ है। एल्डर होते हुए भी तुमने नियम तोड़ने की अनदेखी की, इसलिए मैं तुम्हें एल्डर की पदवी से हटाता हूं। अब से तुम्हारी ड्यूटी खत्म। तुम सुकरात की आंखों में नफरत और हत्या की भावना चमक उठी। तुम मुझे एल्डर के पद से कैसे हटा सकते हो? वायुदल के मुखिया की हैसियत से मैं ऐसा कर सकता हूं, अरेंद्र ने गरिमा से कहा। अब सुकरात का चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। यह उनके लिए अंत की शुरुआत थी। एल्डर का दर्जा गया और उसी के सामने उसका बेटा सुवान अपाहिज हो गया। वो भी कुछ न कर सका। जब विशाखा और दोनों भाइयों के पिता को इसका पता चलेगा तो निश्चित ही उसकी मुसीबतें और बढ़ेंगी। गुस्से और नफरत से भरे हुए उसने ध्रुव को घूरा। सब बर्बादी इसी निकम्मे की वजह से हुई। अगर यह होता ही नहीं तो मैं इस हाल में ना होता। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि असली गलती उसकी खुद की थी। ध्रुव, तुम ठीक तो हो ना? अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा। मैं ठीक हूं, पालक पिता का धन्यवाद जो आपने मेरी चिंता की। ध्रुव ने सिर हिलाकर कहा। अगर ऐसा है तो चलो अब मार्शल कोर्ट से कोई युद्ध कला की विधि चुन लो। नहीं पालक पिता, मैं अब इस वायुदल को छोड़कर अपनी दुनिया की खोज में निकलना चाहता हूं। ध्रुव ने इनकार में सिर हिलाया। अरेंद्र एक पल को चौंके, लेकिन फिर संतोष के साथ मुस्कुराए। बहुत अच्छा, जब तुमने एक ही वार में सुवान को हराया है तो अब तुम अपने बल पर दुनिया में चल सकते हो। तुम्हारे पिता का एक पुराना मित्र स्वर्ग दल में है, क्यों ना तुम वहां जाओ? स्वर्ग दल? हां, ये ठीक रहेगा। ध्रुव ने हामी भरी। उसे नहीं पता था कि उसके पिता का वह मित्र कौन है, लेकिन जानने के लिए उसे वहां जाना होगा। इसके बाद अरेंद्र और ध्रुव दोनों मिलकर यात्रा की तैयारी करने लगे। जल्द ही खबर पूरे वायुदल में फैल गई। जिसे अब तक निकम्मा समझा जाता था वह अब शक्तिशाली बन गया था। उसने सुवान की टांग तक तोड़ दी थी। फिर अफवाह फैली कि ध्रुव हानबिंग संप्रदाय में शामिल होने जा रहा है, जो राज्य के 7 बड़े संप्रदायों में से एक था। एक निकम्मा लड़का इतने बड़े संप्रदाय में जाएगा? हद है। सिर्फ सुवान को हराने से कोई महान नहीं बन जाता। कहीं वो वायुदल की मुखिया की बेटी के सहारे तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। ध्रुव हानबिंग नहीं, स्वर्गदल जा रहा था। दोनों संप्रदाय अलग दिशाओं में थे और हजारों मील की दूरी पर स्थित थे। यह ध्रुव की योजना का हिस्सा था। उसे पता था कि सुवान को अपाहिज करने के बाद उसके दुश्मन उसे ढूंढेंगे। झूठी खबर फैलाकर उसने अपना रास्ता सुरक्षित कर लिया। अगले 2 दिन अरेंद्र का भाई महेंद्र बार बार आकर हंगामा करता रहा। तीसरी रात ध्रुव के लिए एक घोड़ा तैयार किया गया। यात्रा के लिए पैसे भी दिए गए और अरेंद्र ने उसे गुपचुप तरीके से शहर के दक्षिण द्वार से विदा किया। स्वर्गदल संप्रदाय का सफर लंबा था, लेकिन ध्रुव अब पूरी तरह तैयार था। पालक पिता ने जो लिंग श्वान पिल मुझे दी थी, उसमें से सारी ऊर्जा अब तक नहीं समाई है। पहले उसे पूरी तरह आत्मसात करना जरूरी है। चांदनी में नहाए युगवान शहर को पीछे छोड़ते हुए उसने एक आखिरी बार मुड़कर देखा। वहीं रहता था एकमात्र व्यक्ति जिसे उसकी परवाह थी, अरेंद्र। पालक पिता, मैं जल्द ही ताकतवर बनकर लौटूंगा। 3 महीने बाद की वायुदल प्रतियोगिता में मैं आपका सहारा बनूंगा। उसने ठान लिया और स्वर्गदल की दिशा में तेजी से बढ़ गया। ध्रुव के गायब होते ही युगुआन शहर में हलचल शुरू हो गई। वायुदल के कई योद्धा उत्तर दिशा में ध्रुव को मारने के इरादे से रवाना हुए, लेकिन वे सब गलत दिशा में भेजे गए थे और कभी उसका पता नहीं लगा पाए। ध्रुव, अब वायुदल शांत नहीं रहेगा। अगर तुम स्वर्गदल संप्रदाय में शामिल हो गए तो मेरी यही कामना है कि वहीं रहो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए यही बेहतर होगा। अरेंद्र छत पर खड़े दूर आसमान की ओर निहारते रहे और अंत में लंबी सांस ली। वायुदल में हलचल शुरू हो चुकी थी। हो सकता है 3 महीने बाद होने वाली प्रतियोगिता में नया मुखिया चुना जाए। अगले 3 दिनों तक ध्रुव ने घुड़सवारी का भरपूर आनंद लिया और स्वर्गदल की दिशा में तेजी से बढ़ता रहा। इन 3 दिनों के दौरान उसने अपने ऊर्जा का भंडार में जमा अधिशेष लिंगची आंतरिक ऊर्जा को धीरे धीरे अवशोषित करना शुरू कर दिया था, और जब तक वह स्वर्गदल पहुंचेगा तब तक वह मार्शल आर्ट की तीसरी परत को पार कर चुका होगा। मार्शल आर्ट की तीसरी परत 4000 जिन की शक्ति प्रदान करती थी
और जब वह अपने अज्योर ड्रैगन मार्क को सक्रिय करता तो उसे अतिरिक्त 1000 जिन की शक्ति प्राप्त होती थी, जिससे वह मार्शल आर्ट की तीसरी परत के किसी भी अन्य योद्धा से अधिक शक्तिशाली बन जाता। जैसे ही वह तीसरी परत में पहुंचा, उसने देखा कि अज्योर ड्रैगन मार्क में एक और परिवर्तन आया है, लेकिन ध्रुव अभी तक यह नहीं समझ पाया कि यह परिवर्तन क्या दर्शाता है, इसलिए उसने इसे फिलहाल छोड़ दिया। सुबह के समय ध्रुव ने दूर से एक विशाल पर्वतमाला को देखा। उसे पता था कि स्वर्गदल इन्हीं पहाड़ों के बीच कहीं स्थित है। स्वर्गदल तांग राज्य की 7 बड़ी सेक्ट्स में से एक है, ठीक वैसे ही जैसे वायुदल की हानबिंग सेक्ट। मैं सोच रहा हूं कि इतनी बड़ी सेक्ट में शामिल होना कैसा अनुभव होगा। ध्रुव आगे बढ़ता रहा और पर्वतों को निहारते हुए उसे वायुदल में पढ़े गए अभिलेख याद आए। मार्शल आर्ट की 9वीं परत अंतिम नहीं है, इसके ऊपर एक और शक्तिशाली स्तर है, लेकिन इस स्तर के योद्धा केवल स्वर्गदल जैसी बड़ी सेक्ट्स में ही मिलते हैं। मुझे जल्द से जल्द शक्तिशाली बनना होगा। आधे घंटे के अंदर ध्रुव एक घाटी के सामने आकर रुका। यह घाटी जेंथियन कैनियन कहलाती थी और स्वर्गदल सेक्ट में प्रवेश का एकमात्र मार्ग थी। यहां आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों मार्शल कल्टीवेटर्स एकत्रित थे, जो स्वर्गदल सेक्ट में शामिल होना चाहते थे। और नियमों के अनुसार केवल 18 वर्ष से कम आयु के युवक ही इस परीक्षा में भाग ले सकते थे। ध्रुव ठीक 18 वर्ष का था और उसके पास इंतजार करने का कोई विकल्प नहीं था। ए सुनो, घोड़े पर सवार लड़के, इधर आओ और इस युवती की सेवा करो। अचानक एक बेहद घमंडी स्त्री की स्वर हवा में गूंजा और ध्रुव ने हल्का सा भौं सिकोड़ते हुए उस आवाज की दिशा में देखा। वहां उसने एक लाल पोशाक में एक घमंडी लड़की को देखा, जो नौकरों के समूह के साथ गर्व से उसकी ओर बढ़ रही थी। मैं तुमसे बात कर रही हूं, ऐसे क्या देख रहे हो? उस घमंडी लड़की ने जब ध्रुव का शांत और गंभीर चेहरा देखा तो उसकी आंखों में बेसब्री झलक उठी और वह बोली, तुम घोड़ा चला रहे हो, इसका मतलब है तुम्हें घोड़े की देखभाल भी आती होगी, है ना? युवती को जेंथियन कैनियन में प्रवेश करना है। इस दौरान तुम युवती के घोड़े का ध्यान रखोगे। इसका नाम है व्हाइट स्नो, लेकिन अगर इसे कुछ भी हुआ तो इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। वह युवती उस सुंदर सफेद घोड़े की ओर इशारा करते हुए बोली, जिसे वह व्हाइट स्नो कह रही थी। इतना कहकर उसने ध्रुव को ऐसा देखा मानो उसे अपने घोड़े की देखभाल करने का अवसर देकर वो कोई बहुत बड़ा सम्मान दे रही हो। इस दृश्य को देखकर चारों ओर खड़े लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। ये चंद्रिका है, लगता है ये भी स्वर्गदल में शामिल होने आई है। आज तो कम से कम एक व्यक्ति स्वर्गदल घाटी पर चढ़ेगा ही। चंद्रिका, वह कौन है? मुझे तो किसी बिगड़ी हुई लड़की जैसी लगती है। आखिर है कौन? चुप रहो, अगर उसने सुन लिया तो बुरा हाल होगा तुम्हारा। वह युगुआन शहर के 4 प्रतिष्ठित कुलों में से एक, चंद्रमा कुल, से ताल्लुक रखती है। कहते हैं कि तन कुल के मुखिया मार्शल आर्ट की 9वीं परत पर है और पूरे युगुआन शहर में उनका कोई मुकाबला नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसका बड़ा भाई पहले ही स्वर्गदल संप्रदाय में शामिल हो चुका है और अब वहां के 3 शीर्ष आंतरिक शिष्यों में गिना जाता है। भीड़ की इन चर्चाओं को सुनकर वह सुंदर लड़की गर्व से अपनी छाती फुलाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में घमंड की चमक आ गई, जैसे वह इस दुनिया की सबसे ऊंचे दर्जे की राजकुमारी हो। लेकिन ध्रुव की नजरों में वह लड़की सिर्फ एक बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं थी। यह घमंडी लड़की सोच रही थी कि वह स्वर्गदल घाटी के प्रवेश द्वार पर किसी भी घुड़सवार को पकड़कर उसे अपना नौकर बना लेगी और वह खुशी खुशी उसके घोड़े की देखभाल करेगा। क्या उसे सच में लगता था कि वह किसी को भी हुक्म देकर अपना सेवक बना सकती है? अपनी पिछली जिंदगी के अनुभव से लॉन्ग्यू को ऐसे लोगों के लिए एकदम सही शब्द पता था, प्रिंसेस डिजीज। ध्रुव ने चंद्रिका की उस घमंडी हरकत की कोई परवाह नहीं की और मुड़कर सीधे झेंगटियन घाटी की ओर बढ़ गया। उसे समय बर्बाद नहीं करना था। वह जल्द से जल्द स्वर्गदल संप्रदाय में शामिल होकर खुद को मजबूत बनाना चाहता था। ऐसे में वह घाटी के बाहर क्यों रुके? और जहां तक चंद्रिका की उस मूर्खतापूर्ण दिखने वाली सफेद घोड़ी की देखभाल का सवाल था, वो तो स्वाभाविक रूप से असंभव था। ध्रुव की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए। ये काले कपड़े पहनने वाला लड़का, उसने चंद्रिका की बात की अवहेलना करने की हिम्मत की। ये तो जैसे मौत को बुलावा दे रहा था। और सच में, जैसे ही चंद्रिका ने देखा कि ध्रुव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बिना कुछ कहे चल पड़ा, उसके चेहरे का घमंड एक ठंडी क्रूरता में बदल गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इस इलाके में कोई ऐसा भी युवा होगा जो उसकी उपेक्षा करने की हिम्मत रखता हो। अचानक चंद्रिका का गर्व से भरा चेहरा गुस्से में काला पड़ गया।
ध्रुव बिना पीछे देखे मुड़कर चला गया। उसने चंद्रिका की ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा। यह उसके लिए खुलेआम अपमान की बात थी, और उसकी बिगड़ी हुई आदतों को देखते हुए वह यह अपमान कैसे सहन कर सकती थी। उसे वापस लाओ, मैं उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मारना चाहती हूं, चंद्रिका ने ठंडी आवाज में कहा, उन अनुयायियों से जो इस समय उसके पीछे खड़े थे। ये अनुयायी चंद्रमा दल से उसके साथ आए थे और उसे स्वर्ग दल तक पहुंचाने के लिए उसके साथ चल रहे थे। कनिष्ठ मालकिन, वह पहले ही स्वर्ग घाटी में प्रवेश कर चुका है, अब उसे पकड़ना मुश्किल होगा, एक वरिष्ठ योद्धा ने थोड़े संकोच के साथ कहा। अगर वे उसे स्वर्ग घाटी में प्रवेश करने से पहले पकड़ लेते तो कोई चिंता की बात नहीं होती, लेकिन अब जब वह स्वर्ग घाटी में घुस चुका है तो उस पर हाथ डालना स्वर्ग दल के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यहां तक कि यू गुआन शहर के सबसे प्रभावशाली चंद्रमा दल की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह स्वर्ग दल से दुश्मनी मोल ले। स्वर्ग दल तांग राज्य के 7 बड़े संप्रदायों में से एक था। आम लोग इस संप्रदाय की समृद्ध परंपरा और अपार संसाधनों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनके मुकाबले चंद्रमा दल के संसाधन तो बहुत थोड़ा ही माने जाते थे। तुम सब बस एक से बढ़कर एक निकम्मे हो। चंद्रिका ने गुस्से में गुर्राते हुए स्वर्गदल घाटी की ओर कदम बढ़ाए। आज से मैं स्वर्गदल संप्रदाय की एक बाहरी शिष्य बनने जा रही हूं, और उस अहंकारी लड़के की बात रही जो अपनी मनमानी करता है, तुम सब यहीं रुको। जैसे ही वो घाटी से बाहर आए उसके दोनों हाथ पांव तोड़ देना। जी, कनिष्ठ मालकिन। उसके अनुयायियों ने सिर झुकाकर हामी भरी और चंद्रिका को स्वर्गदल घाटी के द्वार में विलीन होते हुए देखा तो उनके दिलों में ठंडक और डर दोनों समा गए। वे बहुत अच्छे से जानते थे कि अपनी इस कनिष्ठ मालकिन का स्वभाव कितना उग्र है। उस काले कपड़ों वाले लड़के ने चंद्रमा दल की कनिष्ठ मालकिन को नाराज कर दिया था। अब चाहे वो स्वर्गदल संप्रदाय का शिष्य बन पाए या नहीं, लेकिन उसका भाग्य निश्चित ही भयावह होने वाला था। ध्रुव ने स्वर्गदल घाटी में कदम रखा और अपना पूरा ध्यान घाटी पर चढ़ाई में केंद्रित कर लिया। जहां तक चंद्रिका की बात थी, जो खुद को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझती थी, ध्रुव ने उसे एक पल के लिए भी सोचने लायक नहीं समझा। ध्रुव ने ऊपर देखा तो पाया कि स्वर्गदल घाटी एक लंबी और संकरी घाटी है, जिसके दोनों ओर खड़ी चट्टानें थीं और बीच में एक लंबी पत्थर की सीढ़ी बनी हुई थी, जो स्वर्गदल संप्रदाय के मुख्य द्वार तक जाती थी। इस पत्थर की सीढ़ी में कुल 300 सीढ़ियां थीं। कहा जाता था कि जैसे जैसे कोई इन 300 सीढ़ियों को पार करता जाता था, तो उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती थीं। सीढ़ियों पर चढ़ता है, उस पर आकाश से एक भारी दबाव उतरता है, जो उसकी हर एक कोशिश को विफल करने की कोशिश करता है। जिसके पास पर्याप्त शक्ति, समझ और आत्मबोध न हो, उसके लिए इन 300 सीढ़ियों को पार करना असंभव था। केवल वही लोग जो इन 300 सीढ़ियों को सफलतापूर्वक चढ़ पाते, वे स्वर्गदल संप्रदाय में प्रवेश करके बाहरी शिष्य बन सकते थे। पहले मैं इसे आजमाता हूं, फिर देखता हूं कि मेरा क्या हाल होता है। ध्रुव ने मन ही मन सोचा और पहले पत्थर की सीढ़ी पर कदम रख दिया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे अचानक महसूस हुआ कि जैसे आसमान से एक भयंकर दबाव उसके ऊपर टूट पड़ा हो। यदि उसकी साधना की शक्ति थोड़ी भी कम होती तो शायद वह पल भर में ही मौत का शिकार बन गया होता। फिलहाल ध्रुव मार्शल आर्ट की तीसरी परत पर था और उसके अंदर 4000 जिन की ताकत थी, जिससे वह इस दबाव को झेल सकता था, और फिलहाल उसे कोई बड़ी परेशानी नहीं थी। जैसे जैसे ध्रुव सीढ़ियों पर चढ़ता गया, उस पर पड़ने वाला दबाव और अधिक तीव्र होता गया। हर एक सीढ़ी के साथ आसमान से उतरने वाला भार और भीषण होता गया। हर एक सांस में वह बड़ी कठिनाई से एक एक कदम चढ़ता गया और अंततः 100वीं सीढ़ी तक पहुंच गया। यहां पर आकर ध्रुव ने पहले से कई गुना ज्यादा भयंकर दबाव महसूस किया। दोनों ओर से लगातार दबाव की लहरें उसके ऊपर टूटती रहीं। ध्रुव को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी झरने के नीचे खड़ा हो। ऊपर से गिरते पानी की तीव्रता से उसकी हड्डियां छटकने को थी। उसने दांत भींचे और अपने पूरे शरीर पर छाए अत्यधिक भारी दबाव को सहने की कोशिश की, लेकिन उसकी पीठ अब भी सीधी थी और उसके पूरे शरीर पर पसीने की बूंदें थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दोनों टांगें अब झुक जाएंगी। यहां दबाव बहुत अधिक है, इतना कि मेरे लिए इसे सहना लगभग असहनीय हो गया है। मुझे लगता है कि वू डाउ की तीसरी परत की ताकत से सभी 300 सीढ़ियां चढ़ना नामुमकिन है। उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह अभी भी 2/3 दूरी को पार नहीं कर पाया था। निस्संदेह कहा जाता था कि तांग राज्य की 7 बड़ी संप्रदायों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं बहुत कठिन होती है और उनकी शर्तें भी बहुत कड़ी होती हैं। इनमें प्रवेश लेने के लिए उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और कम से कम
मार्शल आर्ट की चौथी परत तक की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन ध्रुव हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह यहां तक बड़ी मुश्किलों से पहुंचा था, और अगर अब पूरी कोशिश नहीं करता तो वापस जाकर वह अपने पालक पिता का सामना कैसे करता। स्वर्गदल घाटी की परीक्षा अधिकतर अभ्यर्थियों के लिए असंभव प्रतीत होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सिर्फ ऊंची कल्टीवेशन वाले शिष्यों को ही चुनना चाहते हैं। वे जरूर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भी खोजते होंगे। तो जरूर कोई और रास्ता होगा। ध्रुव ने दांत भींचे और सोचना शुरू किया। तभी उसकी नजर पड़ी कि स्वर्गदल घाटी के दोनों ओर की चट्टानों पर विशाल तीक्ष्ण पत्थर मौजूद थे, जो किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित लग रहे थे। इन तीक्ष्ण पत्थरों की यह विशेष व्यवस्था जैसे ही उसने देखी, उसे लगा कि उनमें लिंगची की तरंगें मौजूद हैं, और उससे निकलती रहस्यमयी ऊर्जा ने उसके मन को झकझोर दिया। पहले तो वह भारी दबाव से कराह रहा था, लेकिन अचानक वह एक अद्भुत मानसिक अवस्था में चला गया, और उसकी आंखों में वो पत्थर और पूरी दुनिया जैसे घुल मिल गई हो, मानो कुछ समझाने की कोशिश कर रही हो। असल में ध्रुव ने उन पत्थरों की संरचना को देखकर कोई गूढ़ रहस्य समझना शुरू कर दिया था। इसी समय वह घमंडी लड़की चंद्रिका भी स्वर्गदल घाटी में प्रवेश कर चुकी थी, और उसने ध्रुव को 100वीं सीढ़ी पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर उपेक्षा भरी मुस्कान आ गई। मैं समझी थी कि उसमें कुछ विशेष होगा, लेकिन वह तो महज मार्शल आर्ट की तीसरी परत वाला एक निकम्मा है। चंद्रिका ने अपने सिर को गर्व से ऊंचा किया और पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। लाल पोशाक में लिपटी हुई वह बहुत ही सुंदर और शालीन लग रही थी। उसके भाई हिमांकित, जो स्वर्गदल घाटी के आंतरिक शिष्य थे, ने उससे कहा था कि इन सीढ़ियों को पार करने के लिए कम से कम मार्शल आर्ट की चौथी परत की शक्ति होनी चाहिए। तीसरी परत वाला व्यक्ति अधिकतम 100 सीढ़ियां ही चढ़ सकता है। चंद्रिका 100वीं सीढ़ी पर पहुंची, जहां ध्रुव खड़ा था। उसने अनुमान लगाया कि ध्रुव की कल्टीवेशन केवल तीसरी परत तक ही सीमित है, लेकिन तान कबीले के मुखिया की दुलारी पोती होने के कारण वह खुद मार्शल आर्ट की चौथी परत तक पहुंच चुकी थी, और उसके लिए यह परीक्षा पास करना कोई मुश्किल बात नहीं थी। मार्शल आर्ट की तीसरी परत को एक बड़ा अवरोध माना जाता है, और यदि कोई इस बाधा को पार नहीं कर पाता, तो चाहे वह कितनी भी साधना कर ले, चौथी परत तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर वह इस अवरोध को तोड़ दे, तो उसके शरीर की रहस्यमयी शक्ति पूरी तरह से जागृत हो जाती है, और उसकी आंतरिक ताकत, आक्रमण और रक्षा तीनों क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि होती है, जिससे उसे 8000 जिन की भयंकर शक्ति प्राप्त होती है। चंद्रिका इस ताकत के साथ भारी दबाव को बड़ी आसानी से झेल रही थी, और जल्दी ही वह ध्रुव के बराबर पहुंच गई और उसे तिरस्कार से देखा। निकम्मा, तीसरी परत में ही अटका रह गया और मुझे अपमानित करने की हिम्मत कर बैठा। तू बड़ा ही निरंकुश है। चंद्रिका ने आंखों में घृणा भरकर कहा। इस देवी ने तो तुझसे हाथ नहीं उठाया ताकि अपने हाथ गंदे न हो जाए, लेकिन जैसे ही तू घाटी से बाहर निकलेगा, मेरे अनुयायी तुझे तेरी औकात दिखा देंगे। उसने सोचा था कि ध्रुव यह सुनकर डर जाएगा, लेकिन वह पूरी तरह गलत थी। ध्रुव तो इस समय एक रहस्यमयी मानसिक स्थिति में मग्न था। उसकी आंखें बंद थीं और वह कुछ गहराई से समझ रहा था। उसे यह भी नहीं पता चला कि चंद्रिका उसके पास खड़ी है, ठीक उसी तरह जैसे प्रवेश द्वार पर एक बार फिर उसने चंद्रिका की उपेक्षा कर दी। अब तो तू गया। चंद्रिका ने उसे नाराज होकर घूरा और सीढ़ियां चढ़ना जारी रखा। अध्याय 9, स्वर्गदल घाटी की रहस्यमयी अनुभूति। स्वर्गदल घाटी के ऊपर एक पर्वत ऐसा था जिसकी चोटी हमेशा बादलों से ढकी रहती थी। इसी चोटी पर स्वर्गदल संप्रदाय ने एक शांत और सुरुचिपूर्ण मंडप का निर्माण किया था। उस मंडप में इस समय दो वृद्ध पुरुष, जो काले और सफेद रंग की पारंपरिक चीनी पोशाकों में थे, एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक शतरंज की बिसात पर खेल रहे थे। अचानक उन दोनों वृद्धों के चेहरों पर हैरानी के भाव उभरे। उन्होंने स्वर्गदल घाटी की गहराइयों से उठती गूढ़ और रहस्यमयी तरंगों को महसूस किया था। काले वस्त्र वाले बुजुर्ग, आपने भी महसूस किया? सफेद वस्त्रों वाले वृद्ध ने संयमित स्वर में कहा। रहस्यमयी अनुभूति, काले वस्त्र वाले वृद्ध ने हल्के स्वर में उत्तर दिया। इतनी छोटी उम्र में रहस्यमयी अनुभूति को समझ लेना, भले ही बस एक झलक हो, लेकिन यह वास्तव में सराहनीय है। सफेद वस्त्र वाले वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों बुजुर्ग फिर से शतरंज खेलने लगे। बाहर से देखने पर वे स्वर्गदल घाटी में हो रही घटनाओं की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन वास्तविकता में उनका ध्यान उस युवा पर केंद्रित था जो सीढ़ियों पर मौजूद था और जिसने रहस्यमयी अनुभूति को समझ लिया था। यह भयावह रूप से प्रतिभाशाली युवक कोई और नहीं, बल्कि ध्रुव था।
जब ध्रुव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने महसूस किया कि स्वर्गदल घाटी का वह भारी दबाव अचानक बहुत हल्का हो गया है। अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ध्रुव की आंखों में आत्मविश्वास की चमक उभरी। अब वह केवल वुडाओ की तीसरी परत की शक्ति के बल पर स्वर्गदल घाटी की 300 पत्थर की सीढ़ियां चढ़ सकता था। भले ही उसने रहस्यमयी अनुभूति की बस एक झलक ही पाई थी, लेकिन वह जानता था कि यह आगे की साधना में उसकी बहुत मदद करेगी। ध्रुव ने महसूस किया कि उसके सीने पर बना नीला अजगर चिन्ह, एज्योर ड्रैगन मार्क, लगातार गर्मी उत्सर्जित कर रहा था। वह भली भांति जानता था कि वह इस रहस्यमयी अनुभूति को समझ सका है, तो उसका अटूट संबंध उस चिन्ह से है। जब भी उसे जरूरत पड़ी, इस चिन्ह ने उसकी मदद की है, यह वह कभी नहीं भूलेगा। धीरे धीरे, एक एक कदम करके उसकी चढ़ाई की गति बढ़ने लगी और उसे एहसास हुआ कि जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ रहा है, उसकी रहस्यमयी अनुभूति की समझ भी बढ़ रही है। 300 पत्थर की सीढ़ी पर चंद्रिका, सुकवा और हिमांकित साथ खड़े थे और तीनों की निगाहें ध्रुव की ओर तिरस्कार से भरी हुई थी। बताओ, उसकी वर्तमान मार्शल आर्ट स्तर को देखते हुए वह कितनी दूर तक चढ़ पाएगा? चंद्रिका ने उत्सुकता से पूछा, मानो किसी दिलचस्प खेल का मजा ले रही हो। मेरे विचार से मार्शल आर्ट की तीसरी परत की ताकत के आधार पर वह अधिकतम 150वीं सीढ़ी तक ही पहुंच पाएगा। वही उसकी सीमा होनी चाहिए। सुकवा ने बहुत विश्वास के साथ कहा, लेकिन उसकी आवाज में गहरी घृणा झलक रही थी। जैसे ही उसने यह कहा, उन्होंने देखा कि ध्रुव अच्छी गति से सीढ़ियां चढ़ रहा है और आश्चर्यजनक रूप से 150वीं सीढ़ी को पार कर चुका है और लगातार ऊपर चढ़ता जा रहा है। सुकवा का चेहरा तुरंत ही बिगड़ गया। क्या यह उसके चेहरे पर सीधा तमाचा नहीं था?